अध्याय 1 खलनायक निवेश प्रणाली महान शत्रु नियति का पुत्र लिनफैन। पूर्वी आध्यात्मिक क्षेत्र महान कियान राजवंश। गहन यान संप्रदाय बाहरी संप्रदाय। एक प्राचीन और भव्य कमरे के अंदर एक लंबा सुंदर युवक धीरे धीरे जागा। वह बिस्तर पर बैठा अपने चारों ओर की सजावटों का जायजा ले रहा था। उसकी गहरी आंखें उलझन से भरी हुई थी। क्या ये कोई मजाक है या फिर मुझे किसी नीच दोस्त ने फिल्म सेट पर भेज दिया था? झो की यूं मन ही मन सोचने लगी और उठकर बाहर जाकर इसकी पुष्टि करने ही वाली थी। ठीक तभी झो की यूं के दिमाग में स्मृति के विशाल टुकड़े तुरंत उमड़ पड़े और उसके साथ विलीन हो गए। आधे घंटे बाद, अरे बाप रे, मेरा पुनर्जन्म हो गया। एक क्लासिक चीनी अपशब्द ने झो की यूं के आश्चर्य को व्यक्त किया। लेकिन ये दुनिया बहुत खतरनाक है ना? झो की यूं ने भौहें चढ़ाई। इस दुनिया का नाम असंख्य आत्माओं की दुनिया है। पृथ्वी से बिल्कुल अलग मायर स्पिरिट्स वर्ल्ड एक वास्तविक शिवानुमा ग्रेट वर्ल्ड है। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके सभी प्राणी असाधारण बन सकते हैं। राक्षस और दानव एक साथ उठते हैं, अमर और नश्वर सहअस्तित्व में रहते हैं। शक्तिशाली लोगों के लिए हवा और बारिश को बुलाना, तारों को तोड़ना और चंद्रमा को अपने कब्जे में लेना और समय के बीतने की अनदेखी का नाम बात है। बेशक इस दुनिया में साधारण लोगों के लिए जिनमें साधना की प्रतिभा और शक्ति की कमी है, जीवन इतना सुखद नहीं है। वे निरंतर भय में जीते हैं, इस डर से कि कहीं एक दिन वे गलती से किसी साधक को नाराज न कर दे और उनका सिर धड़ से अलग हो जाए। शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच होने वाले युद्धों के परिणाम स्वरूप वे किसी भी क्षण मर सकते हैं। कम संसाधनों के साथ जीवन यापन करना और घास के समान सस्ता जीवन जीना ही कमजोरों का सबसे सटीक वर्णन है। तथापि झो की यूं की किस्मत खराब नहीं थी। जिस शरीर में उनका पुनर्जन्म हुआ उसका नाम उनके पिछले जीवन के नाम जैसा ही था और उनकी प्रतिभा तो और भी अधिक प्रभावशाली थी। प्रोफाउंड यान संप्रदाय में शामिल होने के 2 साल बाद उन्होंने बॉडी फोर्जिंग के तीसरे रैंक से स्पिरिट गाइडिंग दायरे के चौथे रैंक तक तरक्की की, जिससे उनका सेवक का दर्जा समाप्त हो गया और वे एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य बन गए। महान कियान राजवंश के भीतर उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्ति भी माना जा सकता था। झो की यूं को और भी अधिक खुशी इस बात से हुई कि उनकी पहचान भी असाधारण थी। वह झो परिवार के युवा स्वामी थे। झो परिवार महान कियान राजवंश का एक प्रमुख परिवार है। झो की यूं की तीव्र साधना न केवल उनकी अपनी योग्यता और प्रोफाउंड यान संप्रदाय के संसाधनों के कारण थी, बल्कि झो परिवार द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों से भी अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई थी। और झो परिवार द्वारा झो की यूं के लिए निर्धारित मार्ग के अनुसार एक बार जब वह आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बन जाता, तो उसे आंतरिक संप्रदाय के किसी ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता, जिसके झो परिवार के साथ अच्छे संबंध होते, जिससे संप्रदाय से अधिक संसाधन प्राप्त होते। जब वह बाद में प्रोफाउंड यान संप्रदाय के सत्ता केंद्र में प्रवेश करेगा, तो उसके परिवार को भी बहुत लाभ होगा। ये शुरुआती बिंदु काफी अच्छा है। झो की यूं के चेहरे के भाव बदल गए और उसने धीरे से राहत की सांस ली। लेकिन कुछ समय बाद जब उसने अपने मन में सभी यादों को आत्मसात कर लिया, तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। लिनफैन सेवक की स्थिति में था, साधना रुकी हुई थी, संप्रदाय से निष्कासित होने ही वाला था कि अचानक उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उसकी साधना में तेजी से प्रगति हुई और कुछ ही महीनों में उसने आध्यात्मिक मार्गदर्शक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। क्या ये नायक का खाका नहीं है? क्या ऐसा होना जरूरी है? इसके अलावा मेरी यादों के अनुसार मैं एक मामूली खलनायक प्रतीत होता हूँ। मेरे पूर्ववर्ती की मृत्यु लिनफैन के बूढ़े दादाजी द्वारा रची गई साजिश प्रतीत होती है। एक पल के लिए झो की यूं रोना चाहती थी, लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। उसने सोचा था कि यह एक शानदार शुरुआत है, लेकिन यह नरक जैसा साबित हुआ। लिनफैन और झो की यूं एक ही समय में प्रोफाउंड यान संप्रदाय में सेवक के रूप में शामिल हुए थे। उस दौरान झो की यूं और लिनफैन के बीच एक नौकर के मिशन को लेकर विवाद हुआ था। समय बीतने के साथ-साथ झो की यूं की प्रतिभा दिखने लगी और महज 2 वर्षों में ही वह बाहरी संप्रदाय का शिष्य बन गया। लिनफैन की योग्यता की बात करें तो वह बेहद खराब थी। 2 साल बाद भी वह मुश्किल से 2 स्तरों को ही पार कर पाया था। बाह्य संप्रदाय का शिष्य बनने के बाद झो की यूं ने जानबूझकर यहाँ जाने में लिनफैन को दबाने के लिए लोगों को नियुक्त किया। उसने सोचा कि जब 3 साल की अवधि आ जाएगी, तो लिनफैन को संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा और वह गुमनामी में खो जाएगा। लेकिन उस बच्चे को मानो कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ हो, उसे एक जागृति हुई और उसकी साधना की गति में जबरदस्त वृद्धि हुई और कुछ ही महीनों में उसने आत्मा मार्गदर्शक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। कल उस लड़के के बाह्य संप्रदाय का शिष्य बनने के बाद झो की यूं ने लोगों को लिनफैन को फिर से अपमानित करने के लिए भेजा। लिनफैन इसे सहन न कर पाने के कारण कल रात अपने बूढ़े दादा से झो की यूं की पूर्ववर्ती की हत्या करवा दी। इसी तरह उनका पुनर्जन्म होकर यहाँ हुआ। झो की यूं ने अपना माथा रगड़ा, उसके मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। अगर लिनफैन को पता चल गया कि मैं मरा नहीं हूं, तो वह शायद मुझे फिर से मारने की कोशिश करेगा। अब मेरे सामने 3 रास्ते हैं। पहला, संप्रदाय के सामने ये स्वीकार करना कि लिनफैन के एक बूढ़े दादा हैं। दूसरा, अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध रखने वाले बड़े से सुरक्षा मानना। तीसरा, प्रोफाउंड यान संप्रदाय के संसाधनों को त्याग कर अपने परिवार के पास लौट जाना। बहुत विचार विमर्श के बाद झो की यूं को लगा कि अंतिम मार्ग व्यवहार्य है। आखिरकार नियति के बच्चे के बूढ़े दादाओं से निपटना आसान नहीं है। उनमें से कौन अपने जीवनकाल में एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था? प्रोफाउंड यान संप्रदाय शायद उनके साथ मिलीभगत भी कर सकता है। झो की यूं लगातार अपने मन में इसके फायदे और नुकसान का विश्लेषण करता रहता था। इस पल उसके दिमाग में एक तीखी आवाज गूंजी। डिंग, होस्ट की खलनायक पहचान का पता चल गया है। खलनायक निवेश प्रणाली सक्रिय हो गई है। झो की यूं अचानक उठ खड़ा हुआ, उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका सुंदर चेहरा विश्वास से भर गया। उसके पास भी एक सिस्टम था। हाँ, लगता है स्वर्ग नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। खलनायक निवेश प्रणाली सफलतापूर्वक स्थापित हो गई। डिंग, अब सक्रिय हो रहा है। सक्रियण सफल रहा। होस्ट को एक नया उपहार पैकेज दिया गया। होस्ट इसका उपयोग करने के लिए स्वागत है। खलनायक का निवेश। झो की यूं की आंखें झपकी और उसने मन ही मन चुपचाप पूछा, सिस्टम, अपने कार्यों का परिचय दें। डिंग, आदरणीय मेजबान, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस सिस्टम का कार्य निवेश करना है। कुछ निश्चित मात्रा में खलनायक खर्च करके आप एक निवेश लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। निर्धारित करने के बाद आप आवश्यक वस्तुओं का निवेश कर सकते हैं और कई गुना प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। नोट, भाग्य के आधार पर निवेश लक्ष्यों को काले, सफेद, नीले, बैंगनी, लाल और सुनहरे रंग में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक प्रकार के निवेश लक्ष्य के लिए प्रतिफल गुणक अलग-अलग होता है। काला और सफेद रंग कोई प्रतिफल नहीं देते। नीला रंग दुगुना प्रतिफल देता है, बैंगनी 4 गुना, लाल 8 गुना और सुनहरा रंग 16 गुना प्रतिफल देता है। इसके अतिरिक्त ये प्रणाली सबसे शक्तिशाली खलनायक बनाने और विभिन्न खलनायकों के भाग्य को बदलने के लिए समर्पित है। इसलिए जब होस्ट अलग-अलग रैंक के खलनायकों में निवेश करता है, तो आपको अतिरिक्त क्रिटिकल स्ट्राइक पुरस्कार मिल सकते हैं। पुनश्च खलनायक और चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को नॉर्मल, एपिक, लेजेंडरी और मिथिकल रैंक में वर्गीकृत किया गया है। अपने मन में जानकारी पढ़ते हुए झो की यूं को दिलचस्पी हुई और उसने पूछा, क्या सिस्टम में मुख्य पात्रों को भी शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल, जो खलनायक किसी भाग्य के बच्चे को अपना अधीनस्थ नहीं बनाना चाहता, वह योग्य खलनायक नहीं है। मेजबान किसी भी तरीके से भाग्य के बच्चे को वश में कर सकता है। वश में करने के बाद आपको अतिरिक्त पुरस्कार मिलेंगे। महत्वपूर्ण सूचना, भाग्य के बच्चे स्वभाव से विद्रोही होते हैं। कृपया सावधान रहें। मेजबान, भाग्य के जिन बच्चों की अनुकूलता शून्य से कम है, उन्हें मेजबान द्वारा दबाने या मार डालने की सलाह दी जाती है। उन्हें मारने से अतिरिक्त पुरस्कार भी मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। झो की यूं ने अपने होंठ सिकुड़े और फिर कहा, मुझे खलनायकन कैसे मिलेंगे? खलनायकों में निवेश करके या भाग्य के बच्चे को दबाकर, वश में करके या मारकर। याद रखें, नायक को वश में करते समय उनकी अनुकूलता 60 से अधिक होनी चाहिए। नायक को मारते समय आपको उनकी किस्मत को तब तक कम करना होगा जब तक वह मेजबान की किस्मत के बराबर न हो जाए, अन्यथा ये स्वर्गीय मार्ग की इच्छा को आकर्षित करेगा। बेशक होस्ट उन्हें जबरदस्ती मार भी सकता है। कुछ निश्चित मात्रा में विलिंग पॉइंट्स खर्च करके सिस्टम होस्ट को स्वर्गीय रहस्यों को छिपाने में मदद कर सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। धिक्कार है, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी बिल्कुल अलग है। झो की यूं बड़बड़ाया, सिस्टम, मेरा न्यूबी गिफ्ट पैकेज खोलो। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने प्राप्त कर लिया है विलिंग पॉइंट्स तारांकन 1000, दिव्य क्षमता 1 घंटे के साधना अनुभव कार्ड 1, सम्राट श्रेणी की साधना तकनीक, सृजन कला, भाग्य की आंख। भाग्य की आंख, मेजबान के साथ जुड़ने के बाद आप जीवित प्राणियों के भाग्य का पता लगा सकते हैं। हम सम्राट स्तरीय साधना तकनीक। झो की यूं का चेहरा हैरानी से भर गया। जैसे ही वह दरवाजा देखने ही वाला था, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। खट 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 खट। युवा स्वामी, क्या आप वहां हैं? अध्याय 2 नीला निवेश उद्देश्य, 3 वर्षों की खेती। अंदर आएं। चरमराहट। एक आवाज सुनाई दी, नमस्कार युवा स्वामी। इसके बाद 2 वीर युवक अंदर आए और झो की यूं को प्रणाम किया। दोनों युवकों के चेहरे एक जैसे थे, वे जुड़वा थे। अंतर सिर्फ इतना था कि एक के दाहिने गाल पर निशान था, जबकि दूसरे के गाल पर निशान नहीं था। जिसके चेहरे पर निशान था उसका नाम वांग रखा गया और दूसरे का नाम वांग लियू रखा गया। उनकी योग्यता बुरी नहीं थी। वे झो की यूं के परिवार द्वारा उनके लिए नियुक्त किए गए अंगरक्षक थे। सीधे शब्दों में कहें तो वे उसके चमचे थे। ठीक उसी समय सिस्टम ने फिर से प्रतिक्रिया दी।
दिन 2 नीले निवेश लक्ष्य मिले, इन्हें जोड़ने के लिए 200 मिलियन पॉइंट्स खर्च कर सकते हैं। अभी जोड़ें। हम। क्या वे मेरे चमचे नहीं हैं? वे खलनायक क्यों नहीं हैं? झो की यूं थोड़ी हैरान थी। वे योग्य नहीं हैं। हे भगवान, आपके मुंह से इतनी निर्मम टिप्पणी कैसे निकल सकती है? तुरंत ही झो की यूं ने मन ही मनमौन रूप से मंत्रोच्चार किया, इन्हें बांध दो। बंधन सफल रहा। निवेश की मांग देखी गई। वांग वू और वांग लियू में बने ब्लड पिल का निवेश करें और 2 साल की साधना प्राप्त करें। क्या इस प्रणाली का चुनाव किसी व्यक्ति के पास मौजूद वस्तुओं और निवेशक की वर्तमान स्थिति के संयोजन से प्रेरित होता है? क्योंकि झो की यूं के पास संयोगवश 2 बने ब्लड पिल मौजूद थी, इसलिए उसने यह अनुमान लगाया। झो की यूं थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने तुरंत सिस्टम पर सवाल नहीं उठाया। इसके बजाय उसने वांग वू और वांग लियू की ओर देखा, वहीं चढ़ाकर पूछा, यह क्या है? कल दोपहर जब हम उस बदमाश लिन फैन से पंगा लेने गए, तो हमें पता चला कि वह बदमाश स्पिरिट गाइडिंग डायरी के प्रथम रैंक में प्रवेश कर चुका है और बाही संप्रदाय का शिष्य बन गया है। वह इस समय युद्ध क्षेत्र में है और युवा गुरु को चुनौती दे रहा है। हम खास तौर पर युवा गुरु को यही बताने आए हैं। दोनों व्यक्तियों ने सरल और ईमानदार तरीके से अपने गंजे सिर खुजाए और फिर वांग वू ने बोलना शुरू किया। यह मनहूस भाग्य का बच्चा। कुछ दिन पहले तक वह बॉडी फोर्जिंग क्षेत्र के 10वें रैंक पर था और आज वह स्पिरिट गाइडिंग क्षेत्र के पहले रैंक पर है। ये तो वाकई बेहद शर्मनाक है। तुरंत ही झो की ने अपने स्टोरेज रिंग से 2 बनी ब्लड पिल निकाली और उन दोनों से कहा, मैं तुम दोनों को एक बनी ब्लड पिल दूंगा। क्या तुम कॉम्बैट एरिना में लिन फैन को हरा सकते हो? नहीं, युवा स्वामी, यह आपके लिए परिवार द्वारा तैयार किया गया जीवन रक्षक उपाय है। इसे हम पर व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसके अलावा वह लड़का केवल स्पिरिट गाइडिंग डायरी के प्रथम रैंक का है। हमें विश्वास है कि हम उसे हरा सकते हैं। वांग वू और वांग लियू तुरंत जमीन पर घुटने टेक कर डर से बोले। बनी ब्लड पिल एक तृतीय श्रेणी की गोली है, एक औषधीय गोली जो अस्थायी रूप से किसी व्यक्ति के स्तर को दिव्य आत्मा के स्तर से नीचे 3 छोटे स्तर तक बढ़ा सकती है, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत अधिक है, जिससे उपयोगकर्ता 1 महीने तक कमजोर हो जाता है। हालांकि इसकी कीमत अधिक है, फिर भी बाजार में यह मूल्य है। आखिरकार यह एक ऐसी दवा की गोली है जो नाजुक क्षणों में जान बचा सकती है। वांग वू और वांग लियू ने 1 साल पहले ही स्पिरिट गाइडिंग डायरी के प्रथम रैंक में सफलता प्राप्त कर ली थी और अब स्पिरिट गाइडिंग डायरी के द्वितीय रैंक पर भी पहुंच गए थे। इसलिए वे दोनों लिन फैन को हराने को लेकर बहुत आश्वस्त थे। इसे ले लो, क्या मेरी बातें अब मान्य नहीं रही? झो की यूं ने आंखें सिकुड़ते हुए गुस्से से कहा। झो की यूं ने अपना सिर हिलाया। नियति के बालक का आतंक ऐसी चीज नहीं है जिसे आम लोग समझ सकें। कुछ क्षण की संकोच के बाद दोनों कांपते हुए औषधीय गोलियां स्वीकार करते हुए कृतज्ञतापूर्वक बोले, धन्यवाद युवा स्वामी, हम निश्चित रूप से लिन फैन को हरा देंगे। निवेश सफल रहा, 2 साल की साधना का लाभ मिला। मेजबान इसे कभी भी प्राप्त कर सकता है। निवेश पूरा हो गया, एट्रिब्यूट पैनल सक्रिय हो गया है। निवेश लक्ष्य और होस्ट के एट्रिब्यूट डेटा को देखा जा सकता है। दिन होस्ट ने प्रथम निवेश उपलब्धि प्राप्त कर ली है, जिसके परिणामस्वरूप उसे 2 वर्ष की साधना का पुरस्कार और एक ज्ञानोदय गोली का पुरस्कार मिला है। होस्ट इसे किसी भी समय प्राप्त कर सकता है। झो की यूं मुस्कुराया, उसका दिल उत्साह से भर गया था। तुरंत ही उसने अपने दिल में उमड़ रही खुशी को दबाया और 2 और एसेंस क्यूई की गोलियां निकालकर उन दोनों को दे दी। एसेंस क्यूई पिल द्वितीय श्रेणी की यह औषधीय गोली शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर सकती है और आध्यात्मिक नसों के अवरोध को दूर करने की गति को तेज कर सकती है। एसेंस क्यूई पिल, युवा स्वामी, ये। कुछ क्षण की संकोच के बाद झो की यूं की डराने वाली निगाहों के सामने दोनों ने आखिरकार औषधीय गोलियां स्वीकार कर ली। ऐसा नहीं था कि वे दोनों अत्यधिक भावुक हो रहे थे, बल्कि इस दुनिया में वर्ग व्यवस्था अधिक कठोर थी और परिवार द्वारा मालिक सेवा की विचारधारा के दीर्घकालिक प्रचार के कारण वे दोनों इतने भयभीत थे। धन्यवाद स्वामी जी, हम निश्चित रूप से स्वामी जी की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। दोनों ने उन्हें फिर से धन्यवाद दिया। ठीक है, आप नीचे जा सकते हैं। झो की यूं ने हाथ हिलाया, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हिला। इसके बजाय वे वहीं अचंभित अवस्था में खड़े रहे, एक दूसरे को घूरते रहे। तुरंत ही वांग लियू ने खुद को संभालते हुए सावधानीपूर्वक कहा, युवा स्वामी, आप आज कुछ अलग लग रहे हैं। मैं कैसे अलग हूं? झो की यूं का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने शांत भाव से पूछा। छोटे मालिक, आज आप कुछ ज्यादा ही नरमी बरत रहे हैं, जिससे हमें थोड़ी बेचैनी हो रही है। आप तो हमें बेवकूफ कहा करते थे। अपने अतीत में उन दोनों के साथ हुई बातचीत के बारे में सोचते हुए झो की यूं का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ठंडी सी आवाज में कहा, तुम दोनों बेवकूफ, जल्दी करो और यहां से भाग जाओ। जी हाँ, यही है इसका स्वाद। वांग वू और वांग लियू की आंखें चमक उठीं और वे जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गए। उनकी आवाजें अभी भी हल्की-हल्की सुनाई दे रही थीं। वाह, मुझे तो लगभग लगा ही था कि छोटे मालिक बदल गए हैं और अब हम पर भरोसा नहीं करते। इस बने ब्लड पिल से हम लिन फैन की जमकर पिटाई करेंगे। युवा मालिक को नाराज करने की हिम्मत करके वह सचमुच नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। भाई, बाद में जब हम लिन फैन के साथ कॉम्बैट एरिना में जाएंगे तो तुम जाकर उसे सबक सिखा देना। बेवकूफ भाई, तुम क्यों नहीं चले जाते? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। झो की यूं अवाक रह गई। वे निश्चित रूप से खलनायकों के चमचे हैं। इस बार उनकी हार निश्चित है। उसका दिल घोर निराशा से भर गया और कांप उठा। दिन दहाड़े वह बूढ़ा आदमी शायद हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन वह इन दोनों को मूर्खता करने से नहीं रोक सका। अपना सिर हिलाते हुए झो की यूं ने अपने दिल में व्याप्त उदासी को दबाया और सिस्टम से कहा, लड़ाई को फ्यूज करो। वर्तमान में होस्ट के लिए फ्यूजन चल रही है। उनकी आंखों में एक रहस्यमय उतार चढ़ाव दिखाई दिया। उनकी गहरी आंखों में स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांत आपस में गूंथे हुए प्रतीत हो रहे थे, जिससे हृदय कँप उठ रहा था। कुछ सांसें बीत गईं। विलन सफल रहा। मुझे तो कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा। झो की यूं ने इसे ध्यान से महसूस किया, अपने मन में उठ रही संदेह को दबाया और बाद में प्रयोग करने का फैसला किया। तुरंत ही उसने अपने मन में मौजूद व्यवस्था से कहा, सृष्टिकला पर अपना अधिकार जताओ। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके दिमाग में ढेर सारी जानकारी उमड़ पड़ी। उसकी आंखें थोड़ी भावहीन हो गईं। एक क्षण के बाद सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी, जारी करना सफल रहा। इस पल झो की यूं भी होश में आ गए और उन्होंने तुरंत सृजन कला का अध्ययन किया। सृष्टि कला सम्राट स्तरीय साधना तकनीक स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करती है, आत्मा सागर को स्थिर करती है, अनंत रूप से संचालित करती है, एक अक्षय चक्र का निर्माण करती है। पूर्णता प्राप्त करने पर व्यक्ति रक्त की एक बूंद से पुनर्जन्म ले सकता है, अमर और विनाशी बन सकता है। झो की यूं की आंखें चमक उठीं। उनकी धारणा के अनुसार प्राचीन काल से लेकर अब तक पूरी आध्यात्मिक क्षेत्र में सम्राट स्तरीय साधना तकनीक कभी प्रकट नहीं हुई थी। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि वह इस साधना तकनीक को सार्वजनिक कर देता तो निश्चित रूप से रक्तपात हो जाता और अनगिनत शाही राजवंश और पवित्र भूमि हमने शुरू कर देते। इस संसार में अनगिनत पूर्वजों ने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का सारांश प्रस्तुत किया, संसार के गहन सिद्धांतों का अन्वेषण किया और अद्वितीय साधना विधियों और युद्ध कलाओं का निर्माण किया। और उन्होंने साधना तकनीक और मार्शल आर्ट के रैंक को यालू, जुबान, अर्थ, हेवन, सेंट और एम्परर में विभाजित किया। कुछ शाही राजवंशों और पवित्र भूमियों के लिए साधना तकनीक का उच्चतम स्तर केवल संत श्रेणी का था। इसलिए झो की यूं बहुत उत्साहित थी। अपने दिल में उमड़ रही खुशी को शांत करते हुए झो की यूं ने सिस्टम द्वारा पुरस्कृत 4 वर्षों की साधना का दावा किया। चटकने की आवाज। उसके अंगों और हड्डियों में अपार आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई, फिर वो उसके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक शिराओं की ओर तेजी से बढ़ी। उनके शरीर के भीतर दिव्य प्रकाश प्रज्वलित हुआ, एकदम निर्मल, जैसे कोई धधकता सूरज। उनकी आभा विशाल थी और उनके शरीर से हवा का एक झोंका निकला। उसी समय भयानक रक्त ऊर्जा अचानक फूट पड़ी, जिससे ये स्थान थोड़ा कांप उठा। मूल रूप से स्पिरिट गाइडिंग दायरे के चौथे रैंक के झो की यूं ने सिस्टम द्वारा पुरस्कृत साधना के प्रभाव में आकर तुरंत 36 आध्यात्मिक नसों को खोल दिया और स्पिरिट गाइडिंग दायरे की 7वें रैंक में सफलता प्राप्त की। मानव शरीर में 108 आध्यात्मिक नसें होती हैं और आध्यात्मिक मार्गदर्शक क्षेत्र की साधना का उद्देश्य आध्यात्मिक ऊर्जा का मार्गदर्शन करना और आध्यात्मिक नसों को अवरुद्ध होने से बचाना है। जब सभी आध्यात्मिक नसें अवरुद्ध नहीं होती तो व्यक्ति अपने दांजन में एक आध्यात्मिक सागर खोल देगा और दान पोषण क्षेत्र में एक सफलता प्राप्त करेगा। तभी कोई सही मायने में साधना के मार्ग पर कदम रख सकता है। साधना जगत के विभिन्न लोकों का विभाजन, शरीर निर्माण लोक, आत्मा मार्गदर्शन लोक, दान पोषण लोक, दिव्य आत्मा लोक, आपदा संकट लोक, 3 देवलोक, दिव्य क्षमता क्षेत्र, दिव्य महल क्षेत्र, दिव्य पुरुष क्षेत्र। सिस्टम, ये सही नहीं है। मेरी योग्यता के हिसाब से 4 साल की साधना के बाद मुझे दान पोषण क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेनी चाहिए थी, है ना? दिन सिस्टम द्वारा होस्ट को पुरस्कृत की गई साधना वह साधना है जो आम लोग बिना किसी संसाधन सहायता के प्राप्त करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सिस्टम, तुम सचमुच कंजूस हो। झो की यूं ने आंखें घुमाई और सिस्टम से शिकायत की। मेरा एट्रिब्यूट पैनल खोलें। नाम झो क्विंग यून। क्षेत्र आत्मा मार्गदर्शक क्षेत्र 7वां रैंक। भाग्य बैंगनी। विलिंग पॉइंट्स 800। निवेश लक्ष्य 2। उसकी किस्मत काफी अच्छी थी। झो की यूं के होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तुरंत ही उन्होंने सृजन कला को विकसित करने का विचार भी त्याग दिया और इसके बजाय खुद को संभालने में जुट गए। वह कमरे से बाहर निकला और युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़ा। वह ये भी देखना चाहता था कि क्या लिन फैन दोनों भाइयों वांग वू और वांग लियू को संभाल सकता है। अध्याय 3 लाल निवेश लक्ष्य 80 मज्जा शुद्धिकरण गोली।
पूर्वी आत्मा क्षेत्र, गहन ज्ञान संप्रदाय, बाहरी संप्रदाय, युद्ध का मैदान। प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय महान ज्ञान राजवंश के शीर्ष संप्रदाय में से एक है, जिसके 1 लाख शिष्य हैं। इनमें से बाह्य संप्रदाय के शिष्यों की संख्या 30% है। शिष्यों के बीच अक्सर संघर्ष होते रहते थे और संप्रदाय के अन्य हिस्सों में लड़ाई झगड़ा करना सख्त वर्जित था। इन संघर्षों को कम करने के लिए प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय ने युद्ध अखाड़े की स्थापना की। युद्ध के मैदान में जब तक किसी जान को खतरा न हो, कोई भी अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता था। आमतौर पर सुनसान रहने वाला कॉम्बैट एरिना आज लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ऊंचे चबूतरे पर 3 आकृतियां गर्व से खड़ी थीं। इन 2 व्यक्तियों में वांग वू और वांग लियू शामिल थे, जिन्होंने झोक इंजन से बनी ब्लड पिल्स प्राप्त की थी। तुम निकम्मे, कचरे के टुकड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे मालिक के बारे में बुरा भला कहने की? मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा कि फूल इतने लाल क्यों होते हैं। वांग वू ने गुस्से से भरी हुई ताना मारा। उन्होंने कहने की हिम्मत की थी कि उनके युवा स्वामी की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण वे विनर के उन्हें खोजने के लिए दौड़ पड़े। झोक इंजन को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ था। बनी ब्लड पिल्स मिलने के बाद वे तुरंत उत्तेजित होकर लिन फैन के घर गए और उसे लगातार उकसाते रहे। लिन फैन नाराज होकर वांग वू और वांग लियू के साथ युद्ध के अखाड़े में चला गया। इस समय वांग वू और वांग लियू चुपचाप इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कौन प्रतिस्पर्धा करेगा। छोटे भाई तुम जाओ, मैं किनारे से तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगा। कमीने बड़े भाई तुम क्यों नहीं चले जाते? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उनका सामना करने वाला दूसरा व्यक्ति लिन फैन था। लिन फैन ने सादे कपड़े पहने थे, जिससे वह बेहद सौम्य लग रही थी। वांग वू और वांग लियू को घूरते हुए उसका चेहरा गंभीर था, उसकी आंखों में ठंडक भरी हुई थी। उसने अपने मन में एक बूढ़े व्यक्ति की बची हुई आत्मा से कहा, गुरुजी, क्या आपने नहीं कहा था कि झोक इंजन को आपने ही मार डाला था? ये दोनों मूर्ख उसके छोटे मालिक का शव क्यों नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि फिर से मुझे परेशान कर रहे हैं? लिन फैन के स्वर में असंतोष साफ झलक रहा था। इस पल लिन फैन के दिमाग में एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज गूंज उठी। दिव्य चेतना के हमले आम लोगों के बस की बात नहीं है। जरूर उस बच्चे के पास कोई दिव्य आत्मा का रक्षात्मक आध्यात्मिक खजाना होगा, वरना अगर वह आज सुबह मर गया होता तो ये दोनों वापस नहीं आते। तो फिर गुरुजी, क्या आप आज रात कोई कदम उठा सकते हैं? लिन फैन ने मन ही मन हिचकिचाते हुए पूछा। वह झोक इंजन से दिल से नफरत करता था। इन वर्षों में उनके गुरु द्वारा उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के अलावा, जिसके कारण उनकी साधना धीमी हो गई। एक और कारण झोक इंजन का दमन था। ये सुनकर उस वृद्ध आवाज के स्वामी ने एक क्षण के लिए विचार किया और फिर कहा, अभी नहीं, कल रात मेरे इस कदम से प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय के कुछ पुराने लोग सतर्क हो गए हैं। जब तक आप उसे प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय से बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेते, वैकल्पिक रूप से आप उसे युद्ध क्षेत्र में लाने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं। उस लड़की की साधना और आधारभूत ज्ञान को देखते हुए वह निश्चित रूप से आपका मुकाबला नहीं कर सकता। उसे खुलेआम हराना न केवल आपकी निराशा को दूर करेगा, बल्कि उसके आध्यात्मिक हृदय पर भी प्रहार करेगा। इससे एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। लिन फैन को कुछ संदेह हुआ, सचमुच 3000 वर्षों तक विचरण करने वाले तुम्हारे गुरु ने कभी गलत निर्णय कब लिया है? लिन फैन के मन में अवशिष्ट जीन आत्मा ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। लिन फैन चुप रहा, फिर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। उसने वांग वू और दूसरे पर ताना मारते हुए कहा, ठीक है, तुम दोनों बेवकूफों, बहस करना बंद करो, एक साथ मुझ पर हमला करो। तुम छोटे बदमाश, तुम मौत को दावत दे रहे हो। हमारे स्वामी जी के अलावा कोई भी हमारा इस तरह अपमान नहीं कर सकता। वांग वू और वांग लियू तुरंत क्रोधित हो गए। तुरंत ही उन्होंने अपने बगल में बैठे बुजुर्ग से कहा, बुजुर्ग जी, चूंकि यह बच्चा मृत्यु की कामना कर रहा है, इसलिए हम उसकी इच्छा पूरी कर देंगे। उनके बगल में खड़े काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने भी लिन फैन की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। लिन फैन ने तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा और उपेक्षापूर्वक सिर हिलाया। वह पहले ही स्पिरिट गाइडिंग दायरे के दूसरे स्तर को पार कर चुका था। इन निकम्मों से निपटना बेहद आसान था। अगर झोक इंजन आती तो शायद वह एक पल के लिए हिचकिचाता। जैसा कि लिन फैन ने पुष्टि की, बूम, यह ऐसा था मानो किसी शांत झील में पत्थर फेंका गया हो। देखते ही देखते आसपास के उन शिष्यों की भावनाएं भड़क उठी जो ये सब देख रहे थे। बाह्य संप्रदाय के असंख्य शिष्य मंच पर खड़े तीनों को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। अरे बाप रे, क्या लिन फैन मौत को दावत नहीं दे रहा है? ये दोनों स्पिरिट गाइडिंग दायरे के दूसरे स्तर के हैं, लेकिन ये लड़का सच में दो के मुकाबले एक से लड़ना चाहता है। ये खुद को क्या समझता है? धिक्कार है, मैंने इतना अहंकारी कभी नहीं देखा। वांग वू, वांग लियू, उसे पीट कर मार डालो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन फैन ने मंच पर हो रहे उपहास पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने शांत भाव से वांग वू और वांग लियू की ओर देखा। उनके होठों पर एक मुस्कान थी। चलो, तुम दोनों निकम्मे हो, मैंने तुम्हें लंबे समय तक बर्दाश्त किया है, आज मैं तुम्हें बता दूंगी कि चापलूस बनकर कोई भविष्य नहीं है। मौत को दावत दे रहे हो। लिन फैन की उत्साह देखकर वांग वू और वांग लियू की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उनके शरीरों से तीव्र ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वे दिव्य बैलों की तरह लिन फैन की ओर दौड़े। उनकी हथेलियां जेड जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा से चमक रही थी, जो तेज और स्पष्ट थी। ये पीली रैंक थी उच्च ग्रेड खेती की तकनीक, पहाड़ चीरने वाला ताड़ का पेड़। इसकी खेती करके बड़ी उपलब्धि हासिल करने से व्यक्ति पहाड़ों को चीर सकता था और पत्थरों को चूर-चूर कर सकता था। जैसे ही उन्होंने हमला किया, वही घातक चाल थी। उनका इरादा स्पष्ट रूप से लिन फैन को एक ही झटके में हराना था। लिन फैन को एकदम स्थिर खड़ा देखकर मानो वह बुरी तरह डर गई हो। वांग वू और उनके भाई भी बेहद खुश थे। लेकिन जैसे ही वे दोनों लिन फैन को छूने ही वाले थे, लिन फैन ने किसी प्रकार की मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आसानी से हमले को चकमा दे दिया। केवल परावर्तित छवियां ही शेष रह गईं। तुरंत ही लिन फैन एक भूत की तरह उन दोनों के पीछे प्रकट हुआ। उसके पैरों के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। बैंग बैंग। लिन फैन अविश्वसनीय रूप से तेज थी, वही पैसे की मार रही थी। रेत की बोरियों की तरह वांग वू और वांग लियू सीधे जमीन पर गिर पड़े। बूम। वांग वू और वांग लियू की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिन फैन के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। बाहरी संप्रदाय के शिष्य जो युद्ध देख रहे थे, वे सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह कैसे संभव है? वांग वू और वांग लियू स्पिरिट गाइडिंग दायरे के द्वितीय स्तर के हैं और वे पहले ही पराजित हो चुके हैं। क्या यह नकली है? नहीं, लिन फैन की आभा वास्तव में स्पिरिट गाइडिंग दायरे के द्वितीय स्तर की है। धिक्कार है, मैं सचमुच उसका वह घमंडी चेहरा तोड़ देना चाहता हूं। बगल में खड़े काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने ये देखकर अपनी आंखें चमक उठाई और मन ही मन सोचा, इतनी कम उम्र में गहन स्तर की मार्शल आर्ट में मामूली उपलब्धि हासिल करना उसकी बोध क्षमता वाकई सराहनीय है। लिन फैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चींटियों को किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की क्षमताओं का कैसे पता चल सकता है? उसने वांग वू और दूसरे को तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम्हें निकम्मा कहना भी तो तुम्हारी तारीफ ही है ना? जाओ अपने मूर्ख छोटे मालिक को यहाँ बुलाओ, शायद वो मुझसे मुकाबला कर सके। आप दोनों के चेहरे बेहद बदसूरत थे। फिर वांग वू ने लिन फैन को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, हे शुक्र है कि छोटे मालिक भगवान की तरह चतुर हैं, वरना तुम छोटे बदमाश सच में तमाशा कर देते। लिन फैन को एक बुरी आशंका हुई। अगले ही पल दोनों भाइयों ने अपनी हथेलियां बदली और उनके हाथों में एक औषधीय गोली प्रकट हो गई। खून जलाने वाली गोली। क्या तुम पागल हो? लिन फैन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। ये बेवकूफ झोक इंजन, ये तो वाकई में तैयार है ना? उससे निपटने के लिए वो सचमुच ऐसी दवा की गोली निकालने को भी तैयार है। युद्ध देख रहे शिष्यों की आंखें भी औषधीय गोली को देखकर चमक उठी। हाँ, एकदम अचंभित हो गए हो, है ना? अहंकारी बने रहो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कुछ महीनों में स्पिरिट गाइडिंग दायरे में प्रवेश करने का मतलब है कि तुम सीनियर ब्रदर झोक को चुनौती दे सकते हो? दोनों भाइयों ने बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और सीधे बनी ब्लड पिल निकल ली। ची ऊर्जा का एक हिंसक प्रवाह फूट पड़ा। उनका क्षेत्र तुरंत स्पिरिट गाइडिंग दायरे के 5वें स्तर पर पहुंच गया। आसपास का पूरा इलाका कांपता हुआ प्रतीत हुआ। दोनों भाई बेरहमी से मुस्कुराए और लिन फैन पर झपटे। लिन फैन के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वो लगातार अपनी चाल चलन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उनके हमलों से बचता रहा। स्पष्टतः वो वांग वू और दूसरे व्यक्ति की औषधीय गोली के प्रभावों को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता था। डॉट 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 डॉट। दूसरी ओर झोक दर्शक मंच पर दिखाई दी। अखाड़े में चल रही लड़ाई को देखते हुए झोक ने मन ही मन सोचा, जैसा कि भाग्य के बच्चे से उम्मीद थी, वह सचमुच दौड़ सकता है। इसी क्षण उसके सिस्टम से एक ध्वनि निकली। डिंग, एक सामान्य चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी का पता चला है। क्या आप बेटा देखना चाहते हैं? देखना। नाम लिन फैन। क्षेत्र आत्मा मार्गदर्शक क्षेत्र द्वितीय स्तर। भाग्य लाल। स्नेह -60। डेस्टिनी रैंक सामान्य। डिंग, होस्ट के निवेश लक्ष्य ने एक सामान्य श्रेणी के चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को दबा दिया, जिससे उसे 100 खलनायक प्राप्त हुए। ये पता चला कि होस्ट के निवेश लक्ष्य ने पहली बार चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को दबा दिया, जिससे निवेश लक्ष्य ने पहली बार डेस्टिनी को दबाया की उपलब्धि पूरी हुई और 20,000 बिलियन पॉइंट्स प्राप्त हुए। झोक की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी भाग्य दृष्टि सक्रिय की और लिन फैन की ओर देखा। अचानक झोक की आंखों में एक विशाल सूर्य के समान लाल रंग की सौभाग्य की रोशनी प्रकट हुई। झोक की को थोड़ी हैरानी हुई।
हालांकि उन्हें लंबे समय से लिन फैन की किस्मत अच्छी होने की उम्मीद थी, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखकर वे फिर भी आश्चर्यचकित रह गए। जब वह पहली बार वहां पहुंचा तो उसने अपनी भाग्य दृष्टि को सक्रिय किया और अपने आसपास के सभी लोगों का अवलोकन किया। वहां मौजूद अधिकांश लोगों का भाग्य सफेद था, कुछ लोगों की किस्मत नीली थी। लिन फैन की लाल किस्मत सबसे अधिक थी। डॉट 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 डॉट। एक घंटा बीत गया। हालांकि लिन फैन की चलने फिरने की तकनीक अच्छी थी, फिर भी दोनों भाइयों के पीछा करने के दौरान वो बुरी तरह घायल हो गया। अब वो पूरी तरह से हताश हो चुका था और वांग वू और उसके भाई की बनी ब्लड पिल का असर भी खत्म हो चुका था, जिससे वे कमजोर अवस्था में जमीन पर पड़े थे। उनकी आंखें अनिच्छा से लिन फैन पर टिकी हुई थी। लिन फैन ने राहत की सांस ली, फिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल करने के लिए अपनी साधना तकनीक का प्रयोग किया और व्यंग्य करते हुए कहा, हे क्या आप भी हार स्वीकार नहीं करना चाहते? युद्ध क्षेत्र के नियमों के अनुसार जब तक जीवन खतरे में न हो और कोई भी हार स्वीकार न करे, तब तक पक्ष का वरिष्ठ अधिकारी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इस समय दर्शक मंच पर झू किंग की प्रणाली ने एक और निवेश को बढ़ावा दिया। दिन निवेश के लक्ष्य वांग वू से निवेश की मांग उत्पन्न हुई। एक कायाकल्प गोली का निवेश करने पर 10,000 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन प्राप्त होंगे। दिन निवेश के लक्ष्य वांग लियू से निवेश की मांग उत्पन्न हुई। एक कायाकल्प गोली का निवेश करने पर 10,000 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन प्राप्त होंगे। दिन लाल निवेश लक्ष्य लिन फैन से निवेश की मांग का पता चला है। एक कायाकल्प गोली का निवेश करने पर गहन रैंक प्राप्त होगी। उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट पर्वत पलटने की मोहर, अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली और 5 वर्षों का साधना काल। क्या आप निवेश करना चाहते हैं? अध्याय 4 विनम्र सज्जन झू किंग आपके दरवाजे पर प्याज की डिलीवरी। पहले लिन फैन को बांधो। झू किंग की आंखें चमक उठी जब उसने सिस्टम को जवाब दिया। दिन लिन फैन को नियति की संतान के रूप में पहचाना गया। क्या आप लाल निवेशक लिन फैन को बांधने के लिए 10,000 मिलियन पॉइंट्स खर्च करने की पुष्टि करते हैं? झू किंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने सिस्टम से पूछा, नीले निवेश लक्ष्यों की कीमत केवल 100 है, तो लाल निवेश लक्ष्य की कीमत 10,000 क्यों है? विभिन्न रैंकों के निवेश लक्ष्यों को पूरा करने पर मिलियन पॉइंट्स खर्च होते हैं, जो 10 गुना बढ़ जाते हैं। मेजबान कृपया आश्चर्यचकित न हो। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। अगर ये 10 गुना है, तो क्या एक सुनहरा निवेश लक्ष्य निर्धारित करने में 100,000 की लागत नहीं आएगी? झू किंग ने वास्तव में व्यवस्था की क्रूरता को अपनी आंखों से देखा था। एक गहरी सांस लेते हुए झू किंग ने अपने दिल में उमड़ रही निराशा को दबाया और एक बार फिर मंच की ओर अपनी नजरें घुमाई। वांग वू और उसका भाई पीठ से पीठ सटाकर बैठे थे। उनके चेहरे अभी भी पीले थे, लेकिन उनकी निगाहें लिन फैन पर टिकी हुई थी। वे गुप्त रूप से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल करने के लिए अपनी साधना तकनीक का अभ्यास कर रहे थे। लिन फैन द्वारा आत्मसमर्पण की घोषणा के संबंध में वांग वू और वांग लियू ने कभी इस पर विचार नहीं किया था। उनके बगल में लिन फैन के चेहरे पर कुछ मिनटों के आराम के बाद थोड़ी रौनक लौट आई थी। दोनों भाइयों की चुनौती भरे भाव देखकर लिन फैन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और मन ही मन सोचा, ये नीच झू किंग मुझे दबाने के लिए सचमुच किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ तक कि उसने इतनी कीमती बनी ब्लड पिल भी निकाल ली। घृणित परिवार लिन फैन मन ही मन नफरत करती थी। लिन फैन भी वांग भाइयों के आत्मघाती कृत्यों से मन ही मन प्रसन्न थी। उसने जिस साधना तकनीक का अभ्यास किया था वह स्वर्ग स्तर की थी। निम्न श्रेणी अपने गुरु द्वारा दी गई साधना तकनीक से उसे अद्भुत पुनर्प्राप्ति शक्ति प्राप्त हुई है। कुछ ही मिनट बीते थे और उसकी आध्यात्मिक नस में पहले से ही कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उन्हें विश्वास था कि कुछ और मिनटों में वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। उस समय उसने कसम खाई थी कि अगर उसने वांग भाइयों को तब तक नहीं पीटा जब तक वे अपना बचाव करने में असमर्थ न हो जाएं, तो वह इंसान नहीं रहेगा। जैसे ही लिन फैन मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, बहते हुए सफेद वस्त्रों में लिपटा एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण व्यक्ति मंच पर आ गिरा। युवा मास्टर नवागंतुक को देखकर वांग वू और उसके भाई की आंखें चमक उठी। वे खड़े होकर प्रणाम करना चाहते थे, लेकिन झू किंग ने हाथ हिलाकर उन्हें रोक दिया। उनके बगल में खड़े काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाई और उनकी आकृति हिल गई। पलक झपकते ही वो झू किंग के सामने प्रकट हुआ और भावहीन होकर बोला, मैच के दौरान किसी और को दखल देने की अनुमति नहीं है। झू किंग ने अपने हाथों को जोड़कर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, शिष्य। झू किंग ने देखा कि कुछ जूनियर भाइयों की चोटें बहुत गंभीर हैं, इसलिए मैं उन्हें कायरत की गोलियां देने आया हूं। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति को संदेह हुआ। वहां मौजूद सभी शिष्य स्तब्ध थे और मन ही मन बुदबुदा रहे थे। अगर मुझे सही याद है, तो क्या झू किंग लिन फैन का दुश्मन नहीं है? और क्या वांग वू उसका अधीनस्थ नहीं है? क्या झू किंग ने कहा था कि वह अपने छोटे भाई के लिए कायरत की गोलियां ला रहा है? क्या छोटे भाई में लिन फैन भी शामिल है? और क्या वह सचमुच कायरत की गोली जैसी इतनी कीमती औषधीय गोली निकालने को तैयार है? रिजुवेनेशन पिल, जो कि तीसरे दर्जे की औषधीय गोली है, चोटों को ठीक कर सकती है और आध्यात्मिक ऊर्जा की रिकवरी को तेज कर सकती है। झू किंग के परिवार ने उसके लिए केवल 4 ही तैयार किए थे। लिन फैन ने नए आने वाले को देखा और मन ही मन सोचा, जैसा कि उम्मीद थी, वह मरा नहीं है। धिक्कार है। तब लिन फैन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या युवा स्वामी झू, मुझे घायल देखकर क्या आप मेरी गिरी हुई हालत पर मुझे और परेशान करने आए हैं? झू किंग ने लिन फैन के व्यंग्य पर ध्यान नहीं दिया। वह भी मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूं कि छोटे भाई लिन मुझसे नाराज हैं। आज मैंने संप्रदाय की पैतृक शिक्षाओं की समीक्षा की, गहराई से चिंतन किया और छोटे भाई के साथ एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया। ये कहते हुए झू किंग ने अपने भंडारण वाले से 3 कायाकल्प की गोलियां निकाली और गंभीर भाव से कहा, मैंने अभी देखा कि कुछ कनिष्ठ भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुझे आशा है कि बड़े भाई उन्हें ये कायाकल्प की गोलियां दे देंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द कैसे निकल सकते हैं? बाह्य संप्रदाय में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि झू किंग अपनी प्रतिशोधी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है? काले वस्त्रधारी बुजुर्ग अवाक रह गए। वांग वू और वांग लियू ये अचंभित रह गए। बाहर खड़े शिष्य भी उतने ही अचंभित थे, लेकिन झू किंग के ईमानदार चेहरे को देखकर सभी लोग संशय में पड़ गए। केवल लिन फैन को ही बेचैनी महसूस हुई। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम नीच बदमाश, जल्दी से दफा हो जाओ। यहाँ दयालु होने का नाटक मत करो। झू किंग नाराज नहीं हुए। उन्होंने अभी भी गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है छोटे भाई को मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही गलतफहमी है। आप इन कायाकल्प गोलियों की जांच बड़े भाई से करवा सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि इनमें कोई समस्या नहीं है। इस बार लिन फैन चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह बोलता रहा तो वह संकीर्ण मानसिकता वाला प्रतीत होगा। ये देखकर काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने भी कायाकल्प की गोलियां ली, अपनी दिव्य चेतना को जागृत किया और उनका निरीक्षण करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा, वास्तव में कोई समस्या नहीं है। इस समय काले वस्त्रधारी बुजुर्ग भी झू किंग की उदारता से प्रभावित हुए और उन्होंने प्रशंसा भरी नजरों से उनकी ओर देखा। बाहर खड़े दर्शक भी झू किंग से प्रभावित हुए और एक के बाद एक उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, भाई झू वाकई महान है। तो मैं एल्डर झांग से अनुरोध करता हूं कि वे जूनियर ब्रदर्स को कायाकल्प की गोलियां भेज दें। झू किंग ने फिर से झुककर अभिवादन किया। काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने सिर हिलाया। कायाकल्प की गोलियां मिलने के बाद वांग वू और वांग लियू ने तुरंत उन्हें ले लिया और उनके चेहरे की रंगत में तुरंत सुधार हो गया। डिंग ब्लू इन्वेस्टमेंट सफल तारांकन 2 आपको 20,000 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन प्राप्त हुए हैं। होस्ट इन्हें किसी भी समय प्राप्त कर सकता है। झू किंग ने सिर हिलाया और लिन फैन की ओर देखा। इस समय लिन फैन ने तुरंत इसका सेवन नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने मन में मौजूद आत्मा से पूछा, गुरुजी क्या इस कायाकल्प की गोली में कोई समस्या है? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद शेष आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, वास्तव में कोई समस्या नहीं है। वह शेष आत्मा भी झू किंग के कार्यों से स्तब्ध थी। क्या ये लड़का सचमुच एक सज्जन व्यक्ति हो सकता है? शेष आत्मा को अपने ही निर्णय पर संदेह होने लगा। कायाकल्प की गोली हाथ में लिए हुए लिन फैन के दिमाग में अचानक एक विचार आया और उसने एक योजना बनाई। उसने झू किंग से कहा, चूंकि बड़े भाई मुझसे गलतफहमी दूर करना चाहते हैं, तो मेरे पास एक उपाय है। झू किंग को दिलचस्पी हुई और उसने कहा, ओह छोटे भाई कृपया विस्तार से बताएं। कायाकल्प की गोली लेने और मेरी चोटें ठीक होने के बाद हम एक मैच खेल सकते हैं। अगर सीनियर ब्रदर जीत जाते हैं, तो मैं सीनियर ब्रदर के बारे में अपनी गलतफहमी को दूर करने के लिए तैयार रहूंगा। लिन फैन ने बनावटी ढंग से कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी नफरत छोड़ दूं? अगले जन्म में। उसके शब्द समाप्त होते ही दर्शक बेचैन हो गए। अभी कुछ देर पहले ही लिन फैन ने वांग बंधुओं के खिलाफ अकेले ही लड़ाई लड़ी थी, जिसमें दोनों का मुकाबला बराबरी कर रहा था। वांग बंधुओं ने बनी ब्लड पिल का सेवन कर स्पिरिट इंजेक्शन के 5वें स्तर तक पहुंच गए थे और झू किंग भी स्पिरिट इंजेक्शन के केवल 5वें स्तर पर ही थी। उन्होंने लिन फैन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और तुरंत ही उसकी मौखिक आलोचना करने लगे। छी, कितना प्रतिघन है। सीनियर ब्रदर ने तुम्हारे लिए दिल खोलकर रख दिया था। सीनियर ब्रदर जो एक सच्चे सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं होते। उसकी प्रतिभा तो अच्छी है, लेकिन उसके चरित्र में कमी है। भाई छो, उसकी बात मत मानो। इस लड़के की मंशा बुरी है। डॉट डॉट डॉट। लिन फैन बेहद गुस्से में था और उन्हें कोसना चाहता था, क्या तुम अंधे हो या जानबूझकर अंधे बने हो? जब उसने मुझे पहले दबाया था, तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? झू किंग ने एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई। दरअसल दुनिया चाहे जैसी भी हो, लोग केवल उसी सत्य पर विश्वास करते हैं जिसे वे अपनी आंखों के सामने देखते हैं। तुरंत ही झू किंग ने हाथ हिलाकर सबको रुकने का इशारा किया। फिर उसने लिन फैन से अटपूर्ण लहजे में कहा, ठीक है, जैसा छोटा भाई कहेगा वैसा ही होगा। क्या आपको सच में लगता है कि आपने मुझे घेर लिया है? मुझे बस इस बात की चिंता थी कि मेरे पास सिस्टम की खामियों को जांचने के लिए कोई लीक प्याज जैसी एक प्रजाति का पौधा नहीं है। झू किंग ने मन ही मन उपहास किया, फिर कुछ नहीं कहा। ये देखकर लिन फैन ने बिना किसी झिझक के तुरंत कायाकल्प की गोली ले ली।
दिन लाल निवेश लक्ष्य में सफलतापूर्वक निवेश हो गया है। आपको हेवन रैंक प्राप्त हो गई है। उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट पर्वत करने की मुहर, 80 मज्जा शुद्धिकरण गोली और 5 वर्षों का साधना काल। झो की का मुंह खुशनुमा था और उसने लिन फैन इस प्यास को और भी अधिक संतुष्टि के साथ देखा। डॉट 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 पश्चिम दिशा में सूर्यास्त हो रहा था। शाम की सुनहरी रोशनी ने प्रोफाउंड यान सेट को इस तरह घेर लिया मानो वह धरती पर एक परियों को। कुछ मिनट बीत गए और लिन फैन के घाव आखिरकार ठीक हो गए। उसने आत्मविश्वास से झो की से कहा, मैं तैयार हूं सीनियर ब्रदर, जो अब शुरू कर सकते हैं। तो छोटे भाई लिन, सावधान रहना। झो की अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था। उसका हाव भाव अलौकिक था और उसने सहजता से उत्तर दिया। फिर झो की आगे बढ़ी। उसने एक कदम बढ़ाया मानो दूरी कम कर रहा हो। उसकी गति बाहरी संप्रदाय की शिष्य की समझ से परे थी। पलक झपकते ही वह लिन फैन से पहले ही वहां पहुंच चुका था। लिन फैन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उसके मन में बची हुई आत्मा ने अचानक चिल्लाकर कहा, सावधान रहो। लिन फैन की आंखें पल भर में सिकुड़ गईं। वह विरोध करना चाहती थी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार मुक्का लगा। बूम। लिन फैन को इतनी जोर से धक्का लगा कि वह ठीक से देख भी नहीं पाया कि झो की ने कैसे वार किया था। दरार। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, साथ ही हड्डियों के चटकने की आवाज भी आई। उसके आसपास मौजूद लोग विश्वास से भरी चौड़ी गोल गोल आंखों से उसे घूर रहे थे। अध्याय 5 सज्जन व्यक्ति का व्यक्तित्व सिस्टम बग। क्या सच में सीनियर ब्रदर जो स्पिरिट गाइडिंग के 5वें स्तर पर हैं? मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? मैंने साथी दावा की झो की आभा का अवलोकन किया। मुझे आशंका है कि वह पहले ही आत्मा मार्गदर्शन के 7वें स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। हे भगवान, 3 साल से भी कम समय में इस स्तर तक साधना करना, समय मिलने पर सच्चे शिष्य का पद निश्चित रूप से वरिष्ठ भाई झो को ही मिलेगा। लोगों के बीच का अंतर बहुत अधिक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बाह्य संप्रदाय के अनेक शिष्य अचानक खड़े हो गए। उन्होंने झो की को हैरानी से देखा, फिर लिन फैन की ओर मुड़ गए। इस समय लिन फैन जमीन पर गिर पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने सीधे मुंह से ताजा खून थूक दिया। वह कांपते हुए झो की ओर उंगली करते हुए अनियमित सांस लेते हुए बोला, क्यों मना? बदमाश, अगर दूसरे लोग गुस्सा नहीं होते तो क्या आप उन्हें मूर्ख मान लेते हैं? लिन फैन के मन में अनगिनत क्रोध भरे हुए थे जिन्हें वो व्यक्त नहीं कर पा रहा था। उसने सचेतन रूप से अपने मन में शेष आत्मा से संवाद किया, गुरुजी, क्या ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में आपने कहा था कि उसमें साधारण प्रतिभा और आधारभूत ज्ञान है? शेष आत्मा ने शर्मिंदा होकर कहा, इस बच्चे की प्रतिभा और शारीरिक बनावट वाकई साधारण है, लेकिन अब वो स्पिरिट गाइडिंग के 7वें स्तर तक पहुंच गया है। यह शायद संयोगवश मिले अवसर की वजह से है या फिर उसके परिवार ने उसे कोई अधिक मूल्यवान औषधि ढूंढ कर दी होगी। इस बार वह आत्मा सचमुच बेचैन थी। उसे पहले से ही झो की के साथ कुछ गड़बड़ होने का हल्का सा आभास था और वह अपनी दिव्य चेतना का प्रयोग करके जांच करना चाहता था, लेकिन उसे प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय के वरिष्ठों द्वारा पकड़े जाने का डर था। कितना घृणित है, ये सोचना भी कितना दुखद है कि वह पूजनीय आध्यात्मिक योद्धा जिसने 3000 वर्षों तक संसार का भ्रमण किया, इतना निराश हो जाएगा। तुरंत ही उसने लिन फैन को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, एक बार जब तुम्हारा युद्ध देवता शरीर जागृत हो जाए तो लगभग 1 वर्ष तक साधना करो और तुम उसे अपनी उंगली के इशारे से ही हरा पाओगे। डॉट 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 दिन लाल निवेश लक्ष्य लिन फैन से निवेश की आवश्यकता का पता चला है। उस पर कायाकल्प की गोली का निवेश करें और आप निम्न श्रेणी का होने वाला आत्मा खजाना कहता हुआ बादल नाम मज्जा शुद्धिकरण की गोली और 5 साल की साधना प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, मैं सिस्टम की इस खामी का फायदा उठा सकता हूं। वाह, उड़ान भर रहे हैं। झो की के होठों के कोने पर एक मुस्कान आई, फिर पल भर में गायब हो गई। तुरंत ही उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर लिन फैन को उठने में मदद की और स्नेहपूर्वक कहा, छोटे भाई, क्या आप ठीक हैं? लीजिए, मेरे पास अभी भी कायाकल्प की गोली है। बोलते बोलते उसने कायाकल्प की गोली निकाली। लिन फैन के मुंह से अभी भी खून बह रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से झो की का हाथ हटाया और घृणा से कहा, तुम नीच बदमाश, यहाँ दयालु होने का नाटक मत करो, दफा हो जाओ। झो की गहरी आंखों में थोड़ी सी ठंडक झलकती हुई दिखी, फिर गायब हो गई। उसने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा, छोटे भाई का गुस्सा जायज है। इस बार गलती मेरी ही है कि मैंने अपनी ताकत पर काबू नहीं रखा। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि छोटा भाई इतना कमजोर होगा। इतनी कमजोर, कमजोर। लिन फैन फिर से क्रोधित हो गया और उसके मुंह से ताजा खून का एक और घूंट निकल आया। ये देखकर झो की ने तुरंत उसे छोड़ दिया। खून की उल्टी करने के बाद लिन फैन बेहोश हो गई। दिन होस्ट ने चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के दाव हॉट पर प्रहार किया है, जिसके बदले में उसे 5000 विलिंग पॉइंट्स मिलेंगे। इस भाग्य के बच्चे का आत्मविश्वास बहुत कमजोर है ना? झो की पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर खुशी से झूम उठी। लेकिन जो करना जरूरी था वो तो करना ही था। उसने झटपट बहाना बनाया और कहा, छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने कायाकल्प की गोली लिन फैन के मुंह में ठूंस दी। दिन लाल निवेश की मान निवेश सफल रहा। निम्न श्रेणी का उड़ने वाला आध्यात्मिक खजाना कहता हुआ बादल नाम मज्जा शुद्धिकरण गोली और 5 वर्षों की साधना प्राप्त करने पर बधाई। झो की आंखें हिल उठी। उसने अपने दिल में उमड़ रही उत्तेजना को दबाते हुए लिन फैन को वापस भेजने के लिए किसी को ढूंढा। लिन फैन की पीठ को जाते हुए देखकर उसके शरीर पर मौजूद लाल भाग्य की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। इस खोज से झो की को बहुत राहत मिली। तुरंत ही उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और अपराधबोध का भाव प्रदर्शित किया। ये देखकर मंच पर मौजूद शिष्य ने तुरंत उसे सांत्वना देने के लिए बोलना शुरू कर दिया। वरिष्ठ भाई झो को खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। लिन फैन ने ये सब खुद ही किया है। वो स्पष्ट रूप से इतना कमजोर था, फिर भी उसने वरिष्ठ भाई को चुनौती दी। ये तो बस एक छोटी सी गलतफहमी है। अगर इसे सुलझा लिया जाए तो क्या अच्छा नहीं होगा? लिन फैन ने तो सीनियर ब्रदर को उनकी क्षमता से परे चुनौती दी है। क्या ये छोटी सी बात को बेवजह बड़ा चढ़ाकर पेश करना नहीं है? बाहरी संप्रदाय में कौन नहीं जानता कि सीनियर ब्रदर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इतना ही नहीं, बड़े भाई ने उन्हें कायाकल्प की गोली भी दी। समझौते के अनुसार सीनियर ब्रदर लिन फैन को हरा चुके हैं। उन्हें अब सीनियर ब्रदर से नफरत नहीं करनी चाहिए और हम आपके लिए गवाही देंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, आज कुछ लोगों ने झो की ताकत को देखने के बाद अपना रुख व्यक्त किया है। आप सभी की सांत्वना के लिए धन्यवाद, लेकिन जूनियर ब्रदर लिन वास्तव में मेरी वजह से बुरी तरह घायल हो गए हैं। मुझे माफी के तौर पर उनके लिए एक और कायाकल्प की गोली लानी होगी। सभी को नमस्कार, मैं पहले विदा लेता हूं। झो की ने अपने हाथों को जोड़कर कहा, वरिष्ठ भाई झो महान है। सीनियर ब्रदर झो सचमुच एक सच्चे सज्जन व्यक्ति हैं। सभी ने सलामी का जवाब दिया। अपने व्यक्तित्व को इतनी सफलतापूर्वक स्थापित होते देख झो की बहुत खुश थी। उन्होंने आज इस तरह का व्यवहार किया। सबसे पहले इसका उद्देश्य सिस्टम में मौजूद बग की पुष्टि करना था। वह निवेश के लक्ष्यों को संकट में डालकर निवेश की आवश्यकता को उत्पन्न कर सकता था। इसलिए इस बग के कारण उसका परिचालन क्षेत्र काफी बढ़ गया। दूसरा उद्देश्य एक सज्जन व्यक्ति का व्यक्तित्व स्थापित करना था। उसकी कार्यप्रणाली बहुत ही विचित्र थी। वो केवल दूसरों में निवेश करके ही लाभ कमा सकता था। यदि वह निवेश करने के लिए अपने पुराने रूप का इस्तेमाल करता तो कोई उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन अगर वह एक सज्जन व्यक्ति की छवि के साथ निवेश करता है तो निवेश के लक्ष्यों की उसके प्रति सतर्कता भी कम हो जाएगी और उसे भविष्य में लगातार अपने व्यक्तित्व को मजबूत करने की जरूरत थी। चाहे उनका पिछला जीवन हो या वर्तमान जीवन, झो की हमेशा से यह मानते थे कि दो व्यक्तित्वों का होना एक दूसरे के सामने और एक उनके पीछे उन्हें बेहतर लाभ दिलाएगा। क्या आपने पृथ्वी पर उन बड़े सितारों और महत्वपूर्ण हस्तियों को उनके पिछले जीवन में नहीं देखा है जिनमें से किसी का व्यक्तित्व नहीं था एक दूसरे के सामने और एक दूसरे के पीछे? जहां तक नियति के बच्चों से निपटने की बात है, वह ऐसा भी करेगा, लेकिन इसके लिए वो शायद एक छोटे खाते का उपयोग करेगा। डॉट 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 प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय क्लाउड प्रोफाउंड पर्वत श्रृंखला में स्थित है। क्लाउड प्रोफाउंड पर्वत श्रृंखला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो बादलों तक पहुंचते हैं, जिससे मनुष्यों और स्पिरिट की ऊपर से उड़ना मुश्किल हो जाता है। इसमें 5 प्रमुख शिखर हैं जिन्हें प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय के एक विशालकाय व्यक्ति द्वारा आकाश और पृथ्वी से जोड़ा गया था, जिससे प्राकृतिक संरचना का निर्माण हुआ। आफ्टर स्पिरिट शोपी के आधे रास्ते पर स्थित है। झो की प्रतिभा अच्छी थी और उन्हें जो आंगन सौंपा गया था वह भी काफी आलीशान था, जिसमें कई विदेशी फूल खिले हुए थे जिनसे एक असाधारण सुगंध निकल रही थी। अपने आंगन में लौटने के बाद झो की स्वाभाविक रूप से कायाकल्प की गोली की तलाश में नहीं गया, बल्कि उसने दोनों भाइयों वांगबू को निर्देश दिया। वांगबू, जाओ और परिवार से लिन फैन की खुफिया जानकारी, खासकर उसके दुश्मनों के बारे में की जांच करवाओ। वांगबू के चेहरे पर एक निशान था और उसके गंजे सिर के साथ मिलकर वह बेहद डरावना दिखता था। लेकिन इस समय उसने मूर्खतापूर्ण कार्य किया। वांगबू ने हठपूर्वक पूछा, युवा स्वामी, क्या आप उसे सुलह नहीं करने वाले हैं? आपको अभी भी उसकी जांच करने की क्या आवश्यकता है? हम, क्या आपकी कोई राय है? झो की ने वांगबू की ओर आधी मुस्कान के साथ देखा। उसके कठोर व्यवहार को देखकर वांगबू को पसीना आ गया। वो तुरंत जमीन पर घुटने टेककर डर से बोला, इस अधीनस्थ ने हद पार कर दी है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसका पिछला रूप अक्सर उन दोनों को बेवकूफ कहता था। उन्होंने सचमुच उस उपाधि को सार्थक साबित किया। झो की को हल्का सा सिर दर्द था। उसने बस हल्की सी आह भरी और कहा, उठो, आगे से कम सवाल पूछो, बस मैं जो निर्देश दूं उसे पूरा करो, वरना परिवार के पास वापस चले जाओ। हाँ, वांगबू का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने तुरंत जवाब दिया। वो तुरंत चला गया। वांग लियू, तुम अपने भाई से ज्यादा समझदार हो। तुम जाओ और लिन फैन पर नजर रखो। अगर वह किसी को नाराज करे या उसे कहीं जाना पड़े तो आकर मुझे बता देना। झो की ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हाँ। झो की प्रशंसा सुनकर वांग लियू का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने तुरंत जवाब दिया। फिर यह अधीनस्थ कर्मचारी विदा लेगा। झो की ने सिर हिलाया। वांग लियू की पीठ को जाते हुए देखकर झो की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उनका दुश्मन मेरा दोस्त है। उनका दुश्मन कोई खलनायक भी हो सकता है। इसके बाद झो की ने दिन भर की अपनी कमाई की जांच की। उसका दिल उत्साह से भर गया था। सिस्टम 80 मज्जा शुद्धिकरण की गोली ग्रहण करो। अध्याय 6 ये जिन मज्जा आती है, तैरती हुई बादल नाव। रात हुई। गरज गरज विशालकाय दानव दहाड़ रहे थे और परिवर्तित प्रजातियां हर जगह घात लगाए बैठी थी।
आज रात जुबान पर्वत श्रृंखला में हलचल मची हुई थी और याव जानवर उत्तेजित थे, लेकिन किसी भी याव जानवर ने प्रोफाउंड यान संप्रदाय की हजारों चोटियों के पास जाने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही कोई याव दानव पास आता, आकाश से 100 झांक की तलवार जैसी रोशनी नीचे आती और उसे मार गिराती। छोटे से घर में मोमबत्ती की रोशनी जगमगा रही थी। मोमबत्ती की मंद रोशनी ने लिनफैन के उदास चेहरे को रोशन कर दिया, जिससे वह विशेष रूप से भयावह प्रतीत हुआ। वो एक कुर्सी पर बैठा था, अपनी धसी हुई पसलियों को महसूस कर रहा था, उसका गुस्सा भड़क रहा था और उसकी आंखों में व्याप्त विष मानो साकार हो उठा था, मानो छोटे से घर को घेर रहा हो। क्या गजब का झोंक की ड्यून है, आज की बेइज्जती का मैं भविष्य में 100 गुना बदला जरूर लूंगा। मैं शुरू में इस वरदान का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम मृत्यु की कामना कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। भले ही आपके परिवार के पास अपार शक्ति हो, लेकिन अगर कोई सच्चा शिष्य आपको निशाना बनाता है, तो आप उसे रोकने की क्या योजना बनाते हैं? लिनफैन गुर्राया, उसकी आवाज इतनी ठंडी और निर्मम थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। कुछ दिन पहले लिनफैन एक परीक्षण के लिए बाहर गया था और अप्रत्याशित रूप से एक सच्चे शिष्य की जान बचाई, जिससे एक संबंध स्थापित हुआ। असल में उसका इरादा इस सच्चे शिष्य की कृपा का यूं ही इस्तेमाल करने का नहीं था। हालांकि झो की ड्यून ने हाल ही में खासकर आज उसे सचमुच नाराज कर दिया था। इस पल लिनफैन को पहले ही यह एहसास हो चुका था कि झो की ड्यून आज शुरू से अंत तक उसके साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रही थी। झो की ड्यून एक प्रतिशोधी व्यक्ति थी और लिनफैन भी उससे अलग नहीं थी। आध्यात्मिक युद्ध के आदरणीय ने बात की। मैंने हाल ही में झो की ड्यून की किस्मत पर नजर रखी है और उसमें तेजी से सुधार के संकेत दिख रहे हैं, इसलिए उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। पहले हुआन को भेजकर उससे बात कर लो। फिलहाल आपको साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दान पोषण क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। तभी आप वास्तव में साधना की दुनिया में कदम रख पाएंगे। तभी आप वास्तव में विभिन्न जुबान मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकते हैं और आपका युद्ध देवता शरीर जागृत होना शुरू कर सकता है। वो झो की ड्यून तुम्हारे जीवन में एक छोटी सी बाधा मात्र है, लेकिन वे भी इसमें शामिल है। तुम्हें घृणा को अपनी आंखों पर हावी नहीं होने देना चाहिए और नहीं तुच्छ बातों के लिए आधारभूत सिद्धांतों को त्यागना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में ताकत ही आधार है, बाकी सब कुछ क्षणभंगुर है। इसके अलावा उस बच्चे का शारीरिक गठन और योग्यता साधारण है। एक बार जब आप दान पोषण क्षेत्र में प्रवेश कर लेंगे, तो अपनी मजबूत नीति के साथ आप अपने रैंक के लोगों के बीच जय हो जाएंगे। एक संत के समान शक्तिशाली व्यक्तित्व होने के नाते वे ऐसे शब्द कहने के योग्य थे। उसके मन में बसी साधना तकनीकें और मार्शल आर्ट छोटे से प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय की क्षमता का आधा भी नहीं थी। लिनफैन का चेहरा गंभीर हो गया, उसकी आंखों में मौजूद दुर्भावना धीरे-धीरे कम होने लगी और उसने गहरी सांस लेते हुए गंभीरता से कहा, मैं गुरुजी की शिक्षाओं का कड़ाई से पालन करूंगा। डॉट डॉट डॉट। दूसरी ओर झो की ड्यून को स्वाभाविक रूप से लिनफैन के विचारों का पता नहीं था। अगर उसे पता भी होता, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पुनर्जन्म के बाद और यह जानने के बाद कि उसने भाग्य के पुत्र लिनफैन को नाराज कर दिया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे सुलह कर पाएगा। इस समय वही औषधीय गोली पकड़े हुए था और उसकी जांच कर रहा था। क्या यह 80 मज्जा शुद्धिकरण की गोली है? 80 मज्जा शुद्धिकरण की गोली 5वें दर्जे की अत्यंत मूल्यवान औषधीय गोली थी। इसके निर्माण में प्रयुक्त औषधीय तत्व न केवल मूल्यवान थे, बल्कि इसके निर्माण के लिए रसायन के द्वारा विशिष्ट शोधन तकनीकों की भी आवश्यकता थी। इसकी सतह पर प्राकृतिक पैटर्न थे, एकदम साफ किसी खूबसूरत पत्थर की तरह। इसके भीतर एक असाधारण रूप से चमकदार रोशनी झिलमिला रही थी। गोली की सुगंध फैल गई और केवल उसे सूंघने मात्र से ही झो की ड्यून के रोम छिद्र खुल गए और उसके शरीर में ऊर्जा और रक्त प्रवाह बढ़ गया। ये सचमुच असाधारण है। झो की ड्यून ने प्रशंसा की, फिर बिना किसी झिझक के तुरंत उसे निगल लिया, पालथी मारकर बैठ गई और औषधीय गुणों को दिखाने लगी। बूम! जैसे ही औषधीय गोली उसके पेट में प्रवेश कर गई, वह ऊर्जा की धाराओं में परिवर्तित हो गई, जो उसकी आध्यात्मिक नसों में प्रवाहित होकर उन्हें मजबूत कर रही थी और साथ ही उसके लिए और अधिक आध्यात्मिक नसों को खोल रही थी। शुद्ध औषधीय शक्ति एक बार उनकी आध्यात्मिक नसों में प्रवाहित हुई। फिर यह ऊर्जा उसके अंगों और हड्डियों तक प्रवाहित हुई, जिससे धीरे-धीरे उसकी योग्यता में सुधार हुआ। औषधीय शक्ति उतनी हिंसक नहीं थी जितनी झो की ड्यून ने कल्पना की थी, बल्कि यह सामान्य रूप से कोमल थी, जिससे उसके शरीर में धीरे-धीरे सुधार हो रहा था। उनका परिवार महान कियान राजवंश में एक प्रमुख परिवार माना जाता था, जिसकी नींव बहुत मजबूत थी और उन्होंने पहले भी उनके लिए 80 मज्जा शुद्धि की रस्म अदा की थी। इसलिए झो की ड्यून के शरीर में मौजूद अशुद्धियां पहले ही दूर हो चुकी थी और उपन्यासों में वर्णित अनुसार उसके शरीर पर न तो कोई गंदगी तैर रही थी और न ही कोई दुर्गंध आ रही थी। उसे केवल इतना महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो गया है और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की उसकी क्षमता और भी मजबूत हो गई है। कई घंटे बीत गए। झो की ड्यून औषधीय गोली के रूपांतरण में पूरी तरह से डूब गया था और खुद को उसे बाहर निकालने में असमर्थ था। धड़ाम! उसकी हड्डियां और मांसपेशियां एक साथ गूंज रही थीं, जैसे किसी बाघ या तेंदुए की दहाड़। पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली आवाज छोटे से घर में फैल गई, जिससे उसमें सरसराहट होने लगी। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उन्होंने एक बार फिर 12 आध्यात्मिक शिराओं को खोल दिया, जिससे उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन के 8वें स्तर तक सफलता प्राप्त हुई। अब तक वह 96 आध्यात्मिक नसें खोल चुका था। यदि वह 12 और आध्यात्मिक नसें खोलकर एक महान झोल चक्र का निर्माण करता, तो वह अपनी साधना तकनीक का उपयोग कर पाता और अपने दांतियान में एक आध्यात्मिक सागर खोल पाता। वह एक ही झटके में दान पोषण क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा, आध्यात्मिक शक्ति को वास्तविक सार में परिवर्तित कर देगा और ऐसी मार्शल आर्ट का उपयोग करेगा जो खगोलीय घटनाओं को बदल सकती है। ये वाकई रोमांचक है। झो की ड्यून की आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी, जो तारों की तरह चमक रही थी। तुरंत ही उसने अपनी मुट्ठी भींची और अपनी बढ़ी हुई ताकत को ध्यान से महसूस किया। उसने अनुमान लगाया कि अगर वह भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करे, तो उसके पास 80,000 पाउंड की अपार ताकत होगी, जो एक बैग को मारने के लिए पर्याप्त होगी। इस 80 मज्जा शुद्धिकरण गोली का प्रभाव वास्तव में असाधारण है। झो की ड्यून के पास एक और था, लेकिन उसने उसे खाने की योजना नहीं बनाई थी। पहली बात तो यह है कि अगर वह इसे दोबारा सेवन करता है, तो इसका प्रभाव काफी कम हो जाएगा। दूसरा कारण यह था कि वह इसे निवेश के लिए बचाना चाहता था। इससे भविष्य में निवेश की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। उन्हें सिस्टम के नियमों की भी कुछ समझ थी। उसके पास जितनी अधिक चीजें होंगी, निवेश संबंधी शर्त लागू होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। एक और नियम यह था कि निवेश तभी शुरू किया जा सकता था जब निवेश लक्ष्य के मन में एक विशिष्ट आवश्यकता हो और संयोगवश उसके पास उससे संबंधित वस्तु मौजूद हो। अपना सिर हिलाते हुए झो की ड्यून ने आगे सोचना बंद कर दिया और सिस्टम से कहा, सिस्टम निम्न श्रेणी की उड़ने वाले आत्मा खजाने को निकाले तैरती हुई बादल नाव। निष्कर्षण सब प्रकाश की एक चमक। जमीन पर हड्डी का आकार एक नाव का मॉडल दिखाई दिया। डॉट डॉट डॉट। ये सिस्टम भरोसेमंद नहीं है। झो की ड्यून कुछ देर के लिए अवाक रह गई, फिर नीचे झुकी और छोटी नाव उठा ली। छूने पर यह ठंडी महसूस हो रही थी और छोटी नाव पर प्रकाश की आकृतियां बन रही थी। नाव के अगले हिस्से पर एक काला और सुनहरा झंडा लगा था, जो देखने में बहुत प्रभावशाली लग रहा था। झो की ड्यून की आंखें उत्साह से चमक रही थी, हालांकि छोटी नाव देखने में साधारण लग रही थी, फिर भी उसने उसे कम नहीं आंका। साधना की दुनिया में खजाने और हथियारों को नश्वर हथियार, जादुई खजाना, आध्यात्मिक खजाना, दाव हथियार, संत हथियार और सम्राट हथियार में विभाजित किया गया था। जादुई खजानों पर कई तरह की पाबंदियां थीं, जिससे आम लोगों के लिए उन्हें परिष्कृत करना मुश्किल हो जाता था और उनमें विभिन्न चमत्कारी शक्तियां मौजूद थीं। साधना जगत में वे अत्यंत मूल्यवान थे और आम लोग उन्हें खरीद नहीं सकते थे। केवल कुछ प्रमुख संप्रदायों के वरिष्ठ स्तर के व्यक्तियों के पास ही वे होते थे। और फ्लोटिंग क्लाउड बोट जैसी विशेष स्पिरिट ट्रेजर, खासकर उड़ने वाली स्पिरिट ट्रेजर और भी अधिक मूल्यवान थी। वे आमतौर पर उड़ान, रक्षा, आक्रमण, आकार में हेरफेर, स्थानिक भंडारण और आत्मा संग्रह व्यवस्था जैसी जुबानियां विधियों को एक साथ एकीकृत करते थे। झो की ड्यून ने एक बार सुना था कि उड़ने वाले आध्यात्मिक खजाने की नीलामी 1 लाख शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के आसमान छूती कीमत पर हुई थी। इसलिए झो की ड्यून बहुत खुश थी। तुरंत ही उसने बिना किसी झिझक के अपनी उंगली काट ली। उसने अपने शरीर से जीवनदायी रखी एक बूंद निकाली और उसे तैरते बादल वाली नाव पर टपकाया, जिससे वह शुद्ध होने लगी। कुछ सांसें बीत गईं। फ्लोटिंग क्लाउड बोट के आगे लगे काले और सुनहरे झंडे पर झो अक्षर अंकित था। झो की ड्यून ने इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत किया और मुस्कुराते हुए दिखाई दी। वास्तव में जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, फ्लोटिंग क्लाउड बोट को परिष्कृत करने के बाद इसमें इच्छानुसार आकार बदलने की क्षमता आ गई थी। इसका आकार उपयोगकर्ता की इच्छा के अनुसार बदल सकता है, जिसका अधिकतम आकार 10 झांग और न्यूनतम आकार हथेली के आकार का होता है। झो की ड्यून का दिल जल रहा था और वह इसे आजमाना चाहता था, लेकिन उसके पास अभी तक असली सार नहीं था और वह इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। उन्हें अपने मन में मौजूद विचार को त्यागना पड़ा और फ्लोटिंग क्लाउड बोट को अपने रिंग स्पेस में रखना पड़ा। इसके बाद उन्होंने सृजन कला का अभ्यास करने और फिर 10 वर्षों के अभ्यास के फल के रूप में प्रणाली का पुरस्कार प्राप्त करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने पहले जिस साधना तकनीक का अभ्यास किया था, जिसे निजोबो ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट कहा जाता है, वह मध्यम श्रेणी की गहन कला थी और सृजन कला से पूरी तरह तुलनीय थी। एक बार जब वह सृजन कला में महारत हासिल कर लेगा, तो उसकी साधना की गति और आधारभूत क्षमता निश्चित रूप से एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। अध्याय 7 दान पोषण क्षेत्र में प्रवेश, संदिग्ध खलनायक का आगमन। अगले दिन गुलाबी रोशनी ने हर चीज को रोशन कर दिया और बादलों का सागर उमड़ पड़ा। पर्वत की चोटी पर स्थित प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय में मन को और निरंतर महलों की कई परतें थीं, जो मानव जगत में एक अमर दरबार के समान थीं। टेलीपोर्टेशन एरे से गुजरते हुए लिनफैन ट्रू इंटेलिजेंस पीक पर पहुंच गया। ट्रू इंटेलिजेंस पीक के पहाड़ी दीवार के बाहर लिनफैन ने अंदहीन सफेद जैकी सीढ़ियों को देखा और मुश्किल से अपनी सांस रोकी। फिर वह सीधे ऊपर की ओर चढ़ गया। आज वह झो की ड्यून से निपटने में मदद करने के लिए उस सच्चे शिष्य को खोजने जा रहा था। कुछ ही देर में लिनफैन एक भव्य मंडप के बाहर पहुंच गई। उस भव्य मंडप में एक आध्यात्मिक आड़ू का पेड़ था, जिससे ऐसी फूलों की सुगंध निकल रही थी जो मन को आनंदित कर देती थी। मंडप के बाहर दोनों प्राणियां पहरा दे रही थीं।
लिनफेन दरवाजे के बाहर रुक गई और आदरपूर्वक बोली, क्या दोनों महिलाएं कृपया सीनियर सिस्टर हुआन को सूचित कर सकती हैं कि लिनफेन मिलने आई है। दोनों नौकरानियों ने क्षमा याचना भरे लहजे में कहा, सच्चे शिष्य प्रशिक्षण के लिए बाहर गए हैं, आप लोग किसी और दिन वापस आ जाइए। तो फिर वह कब वापस आ पाएगी? सच्चे शिष्य ने यह नहीं बताया, लेकिन अनुमान है कि इसमें लगभग आधा महीना लगेगा। अच्छा ऐसा है। लिनफेन के चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दिए। धत तेरी की। मुझे लगता है कि मुझे उस बदमाश झो किंग को कुछ और दिनों तक घमंडी बने रहने देना होगा। डॉट डॉट डॉट। बाहरी संप्रदाय। झो किंग के छोटे से आंगन में। वांग लियू जमीन पर घुटने टेककर आदरपूर्वक बोला, युवा स्वामी को सूचित करना चाहता हूं कि लिनफेन ट्रू इनहेरिटेंस पर गया है। वाह, बहुत बढ़िया, उस पर नजर रखना जारी रखें, लेकिन उसके बहुत करीब जाने की कोई जरूरत नहीं है। झो किंग ने उनकी प्रशंसा की। कल लिनफेन के बुरे व्यक्ति को अपना क्षेत्र नहीं मिला। झो किंग ने निष्कर्ष निकाला कि शेष आत्मा अपनी दिव्य चेतना को स्वेच्छा से प्रकट करने का साहस नहीं कर रही थी, संभवतः संप्रदाय का ध्यान आकर्षित करने से डर रही थी। एलएस। यही कारण था कि उन्होंने वांग लियू को लिनफेन की निगरानी करने की अनुमति देने में आत्मविश्वास दिखाया। यह मेरा कर्तव्य है। वांग लियू के चेहरे पर थोड़ी खुशी झलक रही थी और फिर वो छोटी सी घर से बाहर निकल गया। वांग लियू को जाते हुए देखकर झो किंग मन ही मन सोचने लगा, ट्रू इनहेरिटेंस पीक गए। क्या यह मेरे साथ निपटने के लिए एक सच्चे शिष्य को खोजने के लिए था? उनके विचार में इस मामले में लिनफेन का ट्रू इनहेरिटेंस पीक पर जाना 10 में से 9 बार संभव था। लेकिन झो किंग को ज्यादा चिंता नहीं थी, जब तक वो संप्रदाय नहीं छोड़ता, तब तक वो सच्चा शिष्य उसके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा वे उसे बस कुछ छोटी-मोटी परेशानियां ही देंगे। इसके अलावा उनका परिवार साधारण नहीं था। यदि उस सच्चे शिष्य को कोई कदम उठाना होता, तो उन्हें उसके परिणामों पर विचार करना पड़ता। सबसे जरूरी काम था दान पोषण क्षेत्र में शीघ्रता से प्रवेश करना और आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनना। रात भर साधना करने के बाद भी उसे सृजन कला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बेबस होकर झो किंग ने फिर भी ज्ञान की गोली निकाली। ज्ञानोदि की गोली, जो कि ग्रेड 5 की औषधीय गोली है, थोड़े समय में उपयोगकर्ता की समझने की क्षमता को काफी हद तक बढ़ा सकती है। उसने ज्ञान की गोली को हाथ में लिया और कुछ देर तक उसका निरीक्षण किया, फिर बिना किसी झिझक के उसे निगल लिया। ज्ञानोदि की गोली निगलने के बाद उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका दिमाग साधारण रूप से स्पष्ट हो गया और जो चीजें वह पहले नहीं समझ पाता था, वे तुरंत स्पष्ट हो गईं। इस समय वही सुपरकंप्यूटर की तरह था, उसका दिमाग तेजी से गणना कर रहा था। झो किंग ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और सृजन कला का अभ्यास शुरू कर दिया। इस अवस्था में झो किंग की समझने की क्षमता आश्चर्यजनक थी। कई घंटे बीत गए। भले ही सृजन कला स्पष्ट और समझने में कठिन थी, लेकिन झो किंग ने इसके सार का कुछ अंश समझ लिया था। एक दिन बीत गया और सृजन कला के अभ्यास से परिणाम दिखने लगे। दूसरा दिन, तीसरा दिन। झो किंग ने अंततः सृजन कला की मूल बातों में महारत हासिल कर ली। उसके राज्य में कोई अभूतपूर्व परिवर्तन नहीं आया, लेकिन उसकी नींव पहले से कहीं अधिक ठोस हो गई, कई गुना अधिक मजबूत। उनकी आध्यात्मिक नसों में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा पहले की तुलना में अधिक सघन, दीर्घकालिक और स्थायी थी। सृष्टि कला के आशीर्वाद से उनके जीवन का सार कुछ हद तक बदल गया, उनका स्वभाव अधिक लौकिक और दिव्य हो गया, मानो कोई अमर प्राणी मानव जगत में अवतरित हो गया हो। झो किंग के चेहरे पर थोड़ी खुशी झलक रही थी और वह मुस्कुराई। प्रणाली 10 वर्षों की खेती का निचोड़ निकालती है। निष्कर्षण सफल। बैंग बैंग। प्रणाली की साधना के प्रभाव में 12 सबसे कठिन आध्यात्मिक नसों को जबरन खोला गया। जिस क्षण सभी आध्यात्मिक नसें खुल गईं, सृजन कला चेतन रूप से संचालित होने लगी। 108 आध्यात्मिक नसें असंख्य आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी, जो क्रिस्टल की तरह साफ और चमकदार जैत की तरह थी। परिसंचरण का एक पूर्ण चक्र समाप्त हो गया और आध्यात्मिक नसों में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा डेंटियन की ओर तेजी से प्रवाहित हुई। बूम! एक तेज गर्जना की आवाज निकली। उनका डांटियन अनंत दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा, जिसने कमरे को घेर लिया और बाहर की ओर बढ़ निकला। दिव्य प्रकाश के लुप्त होने से पहले ही झो किंग का शरीर कांप उठा। झो किंग की धारणा में उनके दांतियां में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे थे। गड़गड़ाहट। उसके दांतियन से सुनामी जैसी आवाज आई। दांतियन में दिव्य प्रकाश शानदार ढंग से चमक रहा था और अराजकता का एक स्थान धीरे-धीरे आकार ले रहा था। डोन। अंधेरे में एक अमर घंटी बजी, उसके शरीर में किसी प्रकार का बंधन टूट गया और सुनामी जैसी एक आभा फूट पड़ी, जो झो किंग पर केंद्रित होकर बाहर की ओर फैल गई। अनगिनत धूल उड़ाते हुए, अंतहीन रूप से उड़ते हुए, आसपास के बाह्य संप्रदाय के शिष्य भयभीत होकर अत्यधिक दबाव को सहन करते हुए अंततः अधिक सहन न कर पाने के कारण जमीन पर घुटने टेक बैठे। क्या कोई दान पोषण क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है? दिशा देखकर तो ऐसा लगता है कि सीनियर ब्रदर जो है। 3 साल से भी कम समय में उसने दान पोषण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। हमारे गहन यान संप्रदाय ने एक सच्चे ड्रैगन को जन्म दिया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। 15 मिनट बीत गए। झो किंग का आध्यात्मिक सागर अंततः खुल गया। भव्य आध्यात्मिक ऊर्जा को चरम सीमा तक संकुचित किया गया, जो स्वर्ग और पृथ्वी के दावले से जुड़कर सच्ची सार की सूक्ष्म कणों में परिवर्तित हो गई। जिस क्षण दांतियान में सच्ची आत्मा प्रकट हुई, झो किंग के जीवन का सार उदात्तीकृत हो गया, ब्रह्मांड स्पष्ट हो गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो और वह मटका की ओर अग्रसर हो गया हो। ये बेहद नशीला था। झो किंग मुस्कुराया, वो जानता था कि उसने दान पोषण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर साधना में प्रवेश कर लिया था और वे शाश्वत जीवन प्राप्त करने के योग्य हो गए थे। इस समय उनकी जीवन अवधि ने मानवता की सीमाओं को पार कर लिया और 200 वर्ष तक पहुंच गई। शरीर को मजबूत बनाने का क्षेत्र, शरीर को मजबूत बनाना। आध्यात्मिक मार्गदर्शक क्षेत्र मानव की आध्यात्मिक नसों को खोलने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का मार्गदर्शन करता है। नहीं किसी क्षेत्र से जीवन काल बढ़ता है। केवल दान पोषण क्षेत्र ही जीवन काल बढ़ाना शुरू करता है। आध्यात्मिक मार्गदर्शक क्षेत्र और दान पोषण क्षेत्र के बीच का अंतर रेखा ही समान है। अब वह उन्हीं से अपने पुराने स्वरूप को मौत की घाट उतार सकता था। इस समय सिस्टम का संचार अभी भी जारी था और आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी वास्तविक सार में परिवर्तित हो रही थी। सच्चे सार का एक अंश, 2 अंश, डॉट डॉट डॉट। सच्ची शक्ति के सैकड़ों अंश परिवर्तित हो गए, लेकिन झो किंग का दांतियान एक अथाह गड्ढे की तरह था, जिससे एक बूंद भी हलचल नहीं हुई। गहन आधारभूत संरचना का निर्माण करना और दान पोषण क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंचना तो दूर की बात है। इस समय झो किंग का क्षेत्र अभी भी दान पोषण क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था। वह इससे निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने राज्य को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया। ये सिलसिला दोपहर तक चला। दरवाजे पर दस्तक ने उसकी बात को बाधित कर दिया। खट 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 खट। क्या युवा मालिक वहां है? आवाज सुनकर पता चला कि यह वांग लियू की आवाज थी। क्या लिनफेन फिर से मुसीबत खड़ी कर सकता है? झो किंग कुछ देर सोच में पड़ गई, फिर धीरे से बोली, अंदर आ जाओ। नमस्कार युवा स्वामी। वांग लियू पसीने से भीगी हुई थी और हौंफ रही थी। उसने झो किंग को प्रणाम किया और फिर कहा, युवक स्वामी, लिनफेन और लू जिन्हें के बीच पहाड़ की तलहटी में स्थित नीलामी घर में एक गुलाम को लेकर विवाद हो गया था। मैं विशेष रूप से युवक स्वामी को रिपोर्ट करने के लिए वापस आया हूं। हम क्या ये कोई खलनायक हो सकता है? झो किंग की आवाज में थोड़ी तेजी आई। झो किंग ने लू जिन्हें के बारे में थोड़ा सुना था। उनकी तरह वह भी बाह्य संप्रदाय के शिष्य थे। उनकी प्रतिभा अच्छी नहीं थी, उनका साधना पाठ पूरी तरह से चिकित्सा पर आधारित था। लेकिन अपने भाई के सच्चे शिष्य होने पर भरोसा करते हुए उसने अहंकारपूर्ण व्यवहार किया और बाह्य संप्रदाय में एक अत्याचारी बन गया। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसे उकसाने की। अप्रत्याशित रूप से लिनफेन बाह्य संप्रदाय का शिष्य बने हुए केवल कुछ ही दिन हुए थे कि उसका उससे टकराव हो गया। वह सचमुच भाग्य के नायक बनने के योग्य है। मुसीबत खड़ी करने की उसकी क्षमता बेजोड़ है। झो किंग के मन में विचारों की बाढ़ आ गई, फिर उसने वांग लियू की प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत बढ़िया, मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दर्ज करूंगा। चलो मुझे भी दिखाओ।
अध्याय 8 नौ क्षेत्र वाला उत्तम शरीर स्वर्णिम भाग्य। प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय एक विशाल शक्ति है जो महान ज्ञान राजवंश की शीर्ष 10 संप्रदायों में शुमार है। इसका प्रभाव युद्धों में हर जगह व्याप्त है और यह क्षेत्र का निर्विवाद दिग्गज है। युद्धों में एक कहावत है, आप महान ज्ञान राजवंश को भले ही न जानते हो, लेकिन आपको गहन ज्ञान संप्रदाय के बारे में अवश्य जानना चाहिए। प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय की प्रतिष्ठा बहुत ही शानदार है। असंख्य स्वतंत्र साधक संरक्षण की तलाश में अनायासी प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय के पर्वत की तहसील में बस गए। यह आगे चलकर शियान्यान शहर नामक एक विशाल शहर में विकसित हुआ। प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय की विरासत 4000 साल पुरानी है, जबकि शियान्यान शहर का इतिहास 2000 साल पुराना है। शियान्यान शहर के एक नीलामी घर में आज क्योंकि नीलामी का जानबूझकर प्रचार नहीं किया गया था, इसलिए माहौल थोड़ा शांत रहा। मंच के नीचे केवल कुछ 100 लोग ही मौजूद थे, जिनकी निगाहें उत्सुकता से नीलामी मंच पर टिकी हुई थी। नीलामी मंच पर वहां एक पिंजरा था। पिंजरे के अंदर लगभग 14 साल की एक युवती सिकुड़कर बैठी हुई थी। वो युवती फटे पुराने मोटे कपड़े पहने हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो दुबली पतली थी, अपने पैरों को गले लगाकर एक कोने में सिमटी हुई थी। उसकी आंखें धंसी हुई और भावहीन थी। वो कांप रही थी, फिर भी शांत होने का नाटक कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने लंबे समय से अपने कठिन भाग्य को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए वह अपनी निराशा को छिपाने के लिए केवल इसी तरीके का सहारा ले सकती थी। मिस्टर किन बॉडी दुनिया की सबसे बेतुकी शारीरिक संरचना है, इसके अलावा कोई और नहीं है। कम से कम उस छोटी लड़की का तो यही मानना था। उसे स्वर्ग से नफरत थी क्योंकि उसने उसे ऐसा शरीर दिया था। उसे अपने ऐसे शारीरिक गठन के लिए खुद से नफरत भी थी। काश इसका अस्तित्व ही न होता, कितना अच्छा होता। कम से कम उसके माता-पिता उसकी वजह से नहीं मरते। कम से कम उसके कारण उसका गांव नष्ट नहीं होता। अपना सिर पकड़े हुए लड़की की आंखों के कोनों में आंसू चमक रहे थे, जो मंच के नीचे मौजूद सभी लोगों के कुरूप लालची चेहरों को प्रतिबिंबित कर रहे थे। उसने मंच पर और मंच के बाहर मौजूद सभी लोगों की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह उन सभी लोगों को अपनी निराशा से भरे दिल की गहराई में अंकित करना चाहती हो, जिन्होंने उसके साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया था। नीलामीकर्ता ने उस युवती की निराशा को नजरअंदाज कर दिया। उसे केवल ये सुनिश्चित करना था कि युवती की मृत्यु न हो जाए। दुनिया ऐसी ही है, कमजोरों की कोई आवाज नहीं होती और उन्हें केवल दूसरों द्वारा ही मारा जा सकता है। कभी-कभी तो वे अपने जीवन और मृत्यु पर भी अपना नियंत्रण नहीं रख पाते। क्रूर और यथार्थवादी। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। इस लड़की में मिस्टर केन बॉडी है और यह अभी भी कुंवारी है। इस शारीरिक बनावट के बारे में आप सभी सम्मानित अतिथि भली भांति जानते होंगे, इसलिए मैं इस पर और विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। नीलामी शुरू करते हैं। शुरुआती कीमत 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन है और प्रत्येक बढ़ोतरी 1,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन से कम नहीं होनी चाहिए। नीलामीकर्ता ने उत्साह और आकर्षण के साथ लड़की की पृष्ठभूमि का परिचय दिया। जैसे ही आवाज धीमी हुई, कुछ क्षणों के लिए पूरा दृश्य शांत रहा और फिर बोली शुरू हो गई। 11,000 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन, 12,000 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। नीलामी पूरे जोश के साथ आगे बढ़ी। दूसरी मंजिल के एक कोने में साधारण काले वस्त्र पहने लिनफैन ने मंच पर युवती की नीलामी देखते हुए भौहें चढ़ा ली। वह खुद को अच्छा इंसान नहीं मानता था। वह भी उस रहस्यमय यंग शरीर को पाने के लिए बेहद उत्सुक था। इसी क्षण आत्मा युद्ध के आदमी ने अचानक कहा, बच्चे उस पर गोली लगाओ। अब लहजा पहले की तरह शांत नहीं था, बल्कि उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी झलक रही थी। लेकिन गुरुजी, अगर मैं नीलामी में भाग लेता हूं, तो मेरे पास ड्रैगन ब्रीथ फ्रूट के लिए गोली लगाने के लिए पर्याप्त स्पिरिट स्टोन नहीं होंगे। लिनफैन थोड़ी असमंजस में थी। हालांकि यह रहस्यमय यंग शरीर लोगों को अपनी साधना में सुधार करने में मदद कर सकता है। यह उसके युद्ध देवता के शरीर के जागृत होने की तुलना में कहीं कम महत्वपूर्ण था। और वह ड्रैगन ब्रीथ फ्रूट उन आध्यात्मिक औषधियों में से एक था जिनकी आवश्यकता युद्ध देवता के शरीर के जागरण के लिए गोली को परिष्कृत करने के लिए होती थी। अगर वह उसे को देता, तो उसे नहीं पता था कि वह उसे दोबारा कब ढूंढ पाएगा। ये सुनकर स्पिरिट बैटल वेरिएबल ने जल्दी से समझाया, वो युवती मिस्टर केन बॉडी बिल्कुल नहीं है, बल्कि पुरानी 9 वोल्ट 6 विजिट मॉडल बॉडी है। मैंने एक बार इस तरह की आकृति को एक पवित्र भूमि में देखा था। यह गलत नहीं हो सकती। अब यह मिस्टर केन बॉडी जैसी इसलिए दिख रही है क्योंकि 9 वोल्ट 6 विजिट मॉडल बॉडी इस समय जागृत अवस्था में है, जिससे ऊर्जा बाहर निकल रही है, जिसके कारण मूर्खों को गलतफहमी हो गई। कुछ देर रुकने के बाद स्पिरिट बैटल वेरिएबल ने आगे कहा, 9 छिद्रों वाला उत्कृष्ट अमर शरीर दुनिया में एक अत्यंत शक्तिशाली काया है, जो आपके युद्ध देवता के शरीर की तुल्य है। मेरे युग में उस पवित्र भूमि की उत्कृष्ट अमर शरीर वाली देवी के पास अद्वितीय प्रतिभा और भयंकर युद्ध शक्ति थी। एक बार उन्होंने अमर प्रकाश में स्नान किया और एक विशाल लोक अंतराल के पार संतों का संहार किया। उसी पथ के कुछ ही लोग उसका मुकाबला कर सकते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी जगह में युद्ध देवता का शरीर और 9 छिद्रों वाला उत्कृष्ट अमर शरीर दोनों मौजूद होंगे। इस जगह की किस्मत ही कुछ और है। इसलिए यदि आप उसे वश में कर ले या उसे मित्रता कर ले, तो वह भविष्य में आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। ड्रैगन ब्रीथ फ्रूट की बात करें तो अगली बार अवसर जरूर मिलेंगे। स्पिरिट बैटल वेरिएबल का लहजा कुछ हद तक उदासीन था और उसमें थोड़ा सा सदमा भी झलक रहा था। फुफकार। लिनफैन ने गहरी सांस ली, फिर अपनी उत्तेजना को दबाकर नीलामी में भाग लिया। आधा घंटा बीत गया। नीलामी अभी भी जारी थी। 80,000 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन। ये कीमत पहले ही कई लोगों की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। इस राशि से 10 सेंस की हुई गोलियां खरीदी जा सकती थी। इसलिए कई लोगों ने हार मान ली थी और केवल 2 लोग ही बोली लगा रहे थे। उनमें से एक लिनफैन थी। खिड़की के पास एक और सीट पर आलीशान कपड़े पहने एक युवक बैठा था। वह युवक वही लू जिंगहे था जिसका जिक्र मांग ली ने किया था। वह गहन ज्ञान संप्रदाय के 6 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों से घिरा हुआ था। वे चापलूसी भरे प्रतीत होते थे और उनकी साधना का स्तर आध्यात्मिक मार्गदर्शक क्षेत्र में था। सबसे उच्च स्तर की साधना करने वाला व्यक्ति स्पिरिट गाइडिंग दायरे के 6ठे स्तर पर था और सबसे निम्न स्तर की साधना करने वाला व्यक्ति तीसरे स्तर पर था। अरे गवार, तू मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कैसे करता है? 85,000 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन। लू जिंगहे की आवाज कुछ उन्मादी सी थी। 90,000 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन। लिनफैन अधीर हो रहा था और उसने लू जिंगहे को डराने के इरादे से सीधे 90,000 की राशि जोड़ दी। दरार। लू जिंगहे का चेहरा बिगड़ गया था और उसने अपनी कुर्सी का आर्मरेस्ट तोड़ दिया। ये कीमत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उसने लिनफैन को घूरते हुए एक संख्या चलाई। 95,000। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं गहन ज्ञान संप्रदाय का बाह्य संप्रदाय शिशु हूं और मेरे बड़े भाई का नाम लूशन है। आशा है आप मुझे कुछ सम्मान देंगे। साथी दाऊवादी, मैं देखता हूं कि आपकी साधना का स्तर उच्च नहीं है, इसलिए सावधान रहें, कहीं आप किसी व्यक्ति को आमंत्रित न कर दें। खतरा बहुत स्पष्ट था। हे, तुम खुद को क्या समझते हो? मुझसे इज्जत की उम्मीद क्यों कर रहे हो? लिनफैन ने व्यंग्य करते हुए सीधे कहा, 100 मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन। वाह। जैसे ही आवाज बंद हुई, अन्य लोग चौंक गए और लिनफैन के कमरे को ऐसे देखने लगे मानो किसी मूर्ख को देख रहे हों। साधना की दुनिया में एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन 1000 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन के बराबर होता है। 100 मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन 1 लाख निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन के बराबर होते हैं, लेकिन मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन का मूल्य निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन की तुलना में कहीं अधिक होता है। क्या इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है? उसने न केवल इतनी ऊंची कीमत की पेशकश की, बल्कि उसने लू जिंगहे को नाराज करने का भी साहस किया। हालांकि लू जिंगहे की साधना का स्तर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसका एक अच्छा भाई था। लूशन असाधारण प्रतिभा का धनी था और दिव्यात्मा क्षेत्र के अंतिम चरण में प्रवेश करने से पहले वो केवल 10 वर्षों के लिए प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय में शामिल हुआ था। उनकी तलवारबाजी की कला उत्कृष्ट थी। उसने एक बार दिव्य आत्मा के क्षेत्र की पूर्णता पर स्थित एक महान राक्षस को एक ही तलवार से मार डाला था। वो प्रसिद्ध थे और महान ज्ञान राजवंश के 10 नायकों में से एक थे। लू भाइयों के माता-पिता की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी और दोनों बचपन से ही एक दूसरे पर निर्भर थे, इसलिए लूशन ने अपने इकलौते छोटे भाई की बहुत अच्छी देखभाल की। जब तक लू जिंगहे कोई भी अनुचित काम नहीं करता, लूशन आंखें मूंद लेता रहेगा। ये बच्चा बहुत बहादुर है। लोगों ने पहले ही अपनी पहचान उजागर कर दी थी, फिर भी उसने उनका सामना करने का साहस दिखाया। अब जब लू जिंगहे की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी, तो शायद उसका करियर खत्म हो चुका था। भीड़ में मौजूद लोगों ने एक के बाद एक विजयी भाव प्रदर्शित किए। अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे डर है कि आप शियान्यान शहर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लू जिंगहे ने अपनी आंखों में क्रोध लिए हंसते हुए गला काटने का इशारा किया और फिर बोली, 101 मध्य श्रेणी की स्पिरिट स्टोन, 105 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह, 110। इस बार लू जिंगहे ने उनका पीछा नहीं किया। उनका चेहरा उदास था और उन्होंने बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को आदेश दिया, तुम लोग बाहर करा दो। अगर वो व्यक्ति नीलामी घर से बाहर निकलता है, तो उसका पीछा करो और उसे मेरे लिए मार डालो। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें से प्रत्येक को 1000 निम्न श्रेणी की आत्मा पत्थर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसे मिस्टर केन बॉडी वाली लड़की की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे अपना गुस्सा निकालना ही था, नहीं तो वह चैन से बैठ नहीं पाता। उसके पीछे चल रहे शिष्यों के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। मैं देख रहा हूं कि वह लड़का छोटा है और उसकी साधना पहले से ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन के स्तर पर है। मुझे डर है कि वह गहन ज्ञान संप्रदाय का शिष्य भी है। अगर हम उसे मार देते हैं, तो संप्रदाय को समझाना मुश्किल होगा। एक शिष्य ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। लू जिंगहे ने व्यंग्यपूर्वक कहा, चिंता मत करो बड़े भाई, इस मामले को बहुत अच्छे से सुलझा लिया जाएगा। दूसरी ओर नीलामीकर्ता बहुत खुश हुआ और उसने सहज भाव से पूछा, 110 मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन, क्या कोई कीमत बढ़ाना चाहता है? 1 2 नीलामीकर्ता ने धीरे-धीरे उसकी गिनती शुरू की। 3 इस लड़की को पाने के लिए सम्मानित अतिथि को हार्दिक बधाई। कृपया स्पिरिट स्टोन को मंच के पीछे ले आइए ताकि उसे ले जाया जा सके।
नीलामी जारी है। लिन फैन मुस्कुराई। उसे लू जिंगहे की जानने वाली निगाहों की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने लू जिंगहे और अन्य लोगों की साधना की जांच पहले ही कर ली थी और उच्चतम स्तर केवल स्पिरिट गाइडिंग डायरी के 36 स्तर पर था। यदि स्पिरिट बैटल में निरबल कोई चाल नहीं चल पाता, तब भी वह आसानी से स्थिति को संभाल सकता था। आखिरकार साहसी तो वही होते हैं जिनके पास महान कौशल होते हैं। लिन फैन ने तुरंत बिना देरी किए स्पिरिट स्टोन को भुगतान करने के लिए बैकस्टेज पर रुक किया। उन्हें अभी थोड़ा दुख महसूस हो रहा था। ये कहा जा सकता है कि स्पिरिट स्टोन ही उनकी सारी संपत्ति थी, जो उन्होंने स्पिरिट बैटल में निरबल को मार्शल आर्ट बेचने की अनुमति देकर प्राप्त की थी। वह उस युवती के पिंजरे के पास आया। उस युवती का दुबला पतला शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था और वह घृणा भरी निगाहों से लिन फैन को घूर रही थी। उसकी नजरों में नीलामी में भाग लेने वाले ये लोग भी राक्षस थे। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लिन फैन ने सांत्वना दी। जब वह बोल रहा था तो उसका मन लड़की का हाथ पकड़ने का कर रहा था, लेकिन लड़की ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे मत छुओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लड़की की आवाज कटती, मानो उसने बहुत समय से बात न की हो। ये सुनकर लिन फैन ने अजीब सी मुस्कान दी। हालांकि उसने इस पर कोई दबाव नहीं डाला, वह भी लड़की के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था। दुबली पतली और हड्डियों का ढांचा बन चुकी उस लड़की ने अपनी अंदरूनी घबराहट को दबाया और लिन फैन के पीछे-पीछे नीलामी घर से बाहर निकल गई। वह भी मरना नहीं चाहती थी, वह अपने माता-पिता का बदला लेना चाहती थी, उन सभी को मारना चाहती थी जिन्होंने उसे अपमानित किया था, जिन्हें नीलामी करने वाले भी शामिल थे। डॉट डॉट डॉट। लिन फैन की नीलामी घर से निकलते ही 5-6 लोगों ने उसे घेर लिया। दूर से ही लू जिंगहे ने संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी, तेजी से आगे बढ़े और बोले, बच्चे तुम बहुत घमंडी हो। आशा है कि अगले जन्म में भी तुम इतने ही घमंडी रहोगे। अपने पीछे खड़ी लड़की की रक्षा करते हुए लिन फैन ने भौहें चढ़ाकर कहा, शहर में आकर भी तुम हरकत करने की हिम्मत क्यों कर रही हो? हे डॉट डॉट डॉट। दूसरी ओर झो किंग ने मांगलियू को पीछे छोड़ दिया। डैन नर्सरी डायरी की गति पर भरोसा करते हुए और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए लगभग 15.5 मिनट में जियानियान शहर पहुंच गया। उसने लिन फैन और लू जिंगहे को एक दूसरे का सामना करते हुए देखा। उसकी आंखें चमक उठी। उसने अचेतन रूप से भाग्य की आंख को सक्रिय कर दिया। अचानक दूर से कई बाहरी संप्रदाय के शिष्यों और लू जिंगहे की किस्मत का भी उसने पता लगा लिया। उन सभी की किस्मत नीली थी, लेकिन जब उन्होंने उस युवा लड़की को देखा, झो किंग स्तब्ध रह गई। सुनहरा भाग्य, सही समय पर। सिस्टम ने भी प्रतिक्रिया दी। गोल्डन लक्ष्य के लिए निवेश की मांग का पता चला। अध्याय 9 ग्रिड और झो किंग द्वारा लिन फैन की निंदा करना। दिन गोल्डन इन्वेस्टमेंट टारगेट के लिए निवेश का अवसर मिला। मज्जा शुद्धिकरण गोली का निवेश करें और 5 ग्रेड 5 ज्ञानोदय गोलियां और एक शरीर जागृति गोली प्राप्त करें। निवेश को बाधित करें। दिन स्वर्ण निवेश लक्ष्य के लिए निवेश अवसर का पता चला। क्रिम्सन फ्लेम स्पिरिट बॉडी प्राप्त करने के लिए किसी भी साधना तकनीक का निवेश करें। निवेश को बाधित करें। दिन स्वर्ण निवेश लक्ष्य के लिए निवेश अवसर का पता चला। किसी भी मार्शल आर्ट में निवेश करें और शीर्ष श्रेणी का आध्यात्मिक खजाना बादल देने वाला भाला प्राप्त करें। निवेश को बाधित करें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। झो किंग उस छोटी बच्ची को स्तब्ध और अवाक होकर देखती रही। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये पुरस्कार बहुत उदार है। गोल्डन इन्वेस्टमेंट टारगेट से यही उम्मीद थी और ये तो सिर्फ उन चीजों से शुरू हो रहे हैं जो मेरे पास पहले से मौजूद हैं। शायद अगर मैं अपने पास रखने के लिए और चीजें खरीदूं तो ये और भी ज्यादा शुरू हो जाएं। लेकिन ये बेतुका है कि इतनी उच्च किस्मत वाला व्यक्ति न तो भाग्य का नायक है और न ही खलनायक। झो किंग बेहद उत्साहित थी और मन ही मन विश्लेषण कर रही थी। उसने सिस्टम से पूछा, इस लड़की की किस्मत लिन फैन से बेहतर क्यों है? फिर भी वह न तो भाग्य की नायिका है और न ही खलनायिका। नायक या खलनायक दुनिया में विशिष्ट स्थितियां हैं। उच्च भाग्य का अर्थ यह नहीं है कि कोई नियति का नायक या खलनायक है, लेकिन नियति का नायक या खलनायक का भाग्य निश्चित रूप से कम नहीं होता। इसके अलावा नायक का भाग्य स्थिर नहीं होता, यह अवसरों की प्राप्ति और उनकी शक्ति में वृद्धि के साथ बढ़ता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तो इसका मतलब है कि लोगों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है ना? किसी नायक की किस्मत क्यों बढ़ सकती है, लेकिन खलनायक की नहीं? क्या इस वर्ग खलनायकों के साथ भेदभाव कर रहा है? झो किंग ने मन ही मन बहुत शिकायत की। उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान न देने का फैसला किया, शक्ति बढ़ाना ही परम सत्य है। जब तक उसकी ताकत पर्याप्त है, वह मछली पकड़ने के चबूतरे पर सुरक्षित रूप से बैठ सकता है और सभी दिशाओं पर नजर रख सकता है। चाहे वे नायक हो या नहीं, वह उन्हें अपनी शक्ति से दबा देगा। सबसे पहली प्राथमिकता उस छोटी लड़की से निवेश का इनाम हासिल करना है और हो सकता है कि लूजू ने खलनायक हो, इसलिए मैं उसे कुछ खलनायक अर्जित कर सकता हूं। वेब उपन्यासों में अच्छी जानकारी रखने वाला वह व्यक्ति इस विषय वस्तु से भलीभांति परिचित था। लूशुन जैसा व्यक्ति जिसके पास इतनी उच्च शक्ति, प्रतिष्ठा और प्रतिभा है, उसके खलनायक होने की 80% संभावना है। दूर से लिन फैन को देखते हुए झो किंग की आंखें झपकी क्योंकि वह उसे खलनायक प्राप्त करने के तरीके के बारे में सोच रहा था। उसके मन में विचारों की एक लहर दौड़ गई। झो किंग के पास एक योजना थी, उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान फैल गई। डॉट डॉट डॉट। हे तुम जैसे बच्चे को मुझे नाराज करने का अच्छा अंजाम नहीं मिलेगा। लू जिंगहे ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। उसके चेहरे पर हत्या का इरादा साफ झलक रहा था, फिर वह पीछे हट गया। उसने हाथ हिलाकर दूसरों को कार्रवाई करने का संकेत दिया। छोटी बच्ची को चोट न पहुंचाने का ध्यान रखना, मुझे अभी उसकी जरूरत है। बाह्य संप्रदाय के 5 या 6 शिष्यों ने सिर हिलाया और उनकी आवाज फूट पड़ी क्योंकि उन्होंने लिन फैन के खिलाफ अपनी मार्शल आर्ट का प्रयोग किया। स्पिरिट गाइडिंग डायरी में कोई व्यक्ति मार्शल आर्ट का उपयोग करने के लिए वास्तविक सार के बजाय आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता है। हालांकि यह शक्ति अंदर कमजोर होती है। आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह हुआ, तलवार की रोशनी चमक उठी। लिन फैन का चेहरा गंभीर था, हालांकि वह स्पिरिट गाइडिंग डायरी के चौथे स्तर तक पहुंच चुका था, लेकिन उसने घमंड करने की हिम्मत नहीं थी। उनकी आध्यात्मिक नस उभरी और आध्यात्मिक शक्ति का एक प्रचंड प्रवाह फूट पड़ा, जिससे एक आंधी का रूप ले लिया, जिसने बाह्य संप्रदाय के 6 शिष्यों को सीधे उड़ा दिया। बैंग बैंग। बाह्य संप्रदाय के 6 शिष्य जमीन पर गिर पड़े और लिन फैन को हैरानी से देखने लगे। किनारे पर खड़ी लू जिंगहे बेहद भयभीत थी। शोर को देखकर वहां से गुजर रहे लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। धूल का गुबार उठ रहा था। बाह्य संप्रदाय के 6 शिष्यों ने अपने सदमे और क्रोध को दबाकर फिर से हमला करने के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लिन फैन ने अपने हाथों से मुद्राएं बनाई, जिससे डरी हुई लड़की की रक्षा के लिए एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बन गया। फिर लिन फैन ने उपहास करते हुए आगे बढ़ गई। उसकी गति भूत की तरह तीव्र थी। पलक झपकते ही वह एक शिष्य के सामने पहुंच गया और उसके पैर तोड़ दिए। पलक झपकते ही उन छहों के पैर बंद हो गए। पूरा दृश्य चीख पुकार से गूंज रहा था। छी, क्या ये बहुत ही बेरहमी नहीं है? वहां मौजूद हर कोई कांप उठा। उनके मन में डर बैठ गया। तुम लू जिंगहे हैरान और गुस्से से भर उठी। लिन फैन हरकत में आई और पलक झपकते ही लू जिंगहे के सामने प्रकट हुई। उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरा अंत अच्छा नहीं होने दोगे? क्या यही है? लिन फैन ने उपहास उड़ाते हुए कहा। दूर से देख रहे झो किंग ने ये देखा और उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा अब समय आ गया है। उसने अपनी उंगली झटक दी और एक चीज से निकलते हुए आत्मा के सांप की तरह वास्तविक सार का एक अंश लू जिंगहे की ओर तेजी से बढ़ा। सावधान रहो, दान पोषण क्षेत्र का एक विशेष हमला कर रहा है। आत्मा युद्ध के आदरणीय ने अपनी दिव्य चेतना का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उनकी पांचों इंद्रियां तेज थीं और उन्होंने तुरंत चेतावनी दी। लिन फैन के मन में खतरे की घंटी बज उठी और उसने जल्दी से लू जिंगहे को एक तरफ धकेल दिया और बचाव के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन झो किंग द्वारा जारी की गई आध्यात्मिक शक्ति का लक्ष्य बंद नहीं था। इसका निशाना लू जिंगहे था। सच्ची शक्ति का एक अंश चुपचाप लू जिंगहे के शरीर में समा गया, जिससे उसकी हृदय वाहिकाएं टूट गईं। लू जिंगहे की आंखें पछतावे से चौड़ी हो गईं। उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद बह निकली। यही उसका अंतिम गीत था। लिन फैन कुछ हैरान था। लू जिंगहे की दयनीय हालत देखकर वह उसकी सांसें जांचने के लिए दौड़ा। बूम! एक ठंडी लहर सीधे उसके सिर तक दौड़ गई, जिससे उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। उसे किसी साजिश की दुआ रही थी। पास ही मौजूद किसी व्यक्ति ने लू जिंगहे की पहचान कर ली। लू जिंगहे मर गया है। यह लोगों को इसमें शामिल होने का डर था और वे तुरंत पीछे हट गए। नीलामी घर ने तुरंत अपने दरवाजे बंद कर दिए और घोषणा की, हमारा प्रतिष्ठान कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा, खुलने का समय बाद में तय किया जाएगा। सड़क का मध्य भाग खाली था। वहां केवल कांपती हुई छोटी बच्ची और लिन फैन के साथ विलाप करते हुए बाह्य संप्रदाय के 6 शिष्य ही बचे थे। तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। अहंकारी लिन फैन, दिन दहाड़े तुम साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हो। संप्रदाय के नियमों को तुम कहां रखते हो? साथी शिष्यों की भाईचारे की भावना को तुम कहां रखते हो? आज मैं तुम्हें इस पंथ के लिए इस अभिशाप को समाप्त कर दूंगा। वह आवाज एक गूंजती हुई घंटी की तरह थी, जो हजारों मील तक गूंजती रही। इसके बाद समुद्र के समान विशाल एक भयानक आभा अचानक प्रकट हुई, जिसने लिन फैन को दबा दिया और कैद कर लिया। बर्फ के समान शुद्ध सफेद वस्त्र पहने झो किंग आकाश से उतरी और हवा में खड़ी हो गई। उसके बाल लहरा रहे थे, उसका कद लंबा और पतला था और उसका पत्थर जैसा चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। घटनास्थल पर मौजूद लोग झो किंग को खाली निगाहों से देखते रहे, सभी उसके हाव-भाव से मंत्रमुग्ध हो गए थे। झो किंग दान नर्चरिंग रेन। अपने ऊपर पड़ रहे दबाव को महसूस करते हुए लिन फैन का चेहरा पीला पड़ गया और बढ़ाते हुए बोला, क्या ये तुम हो? क्या अभी तुमने ही यह सब किया है? लिन फैन को देखा करते हुए झो किंग ने आसपास के दृश्य का जायजा लिया और गुस्से से कहा, लिन फैन तुम तो प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य होने के लायक भी नहीं हो। शिष्यों के बीच जरा भी सौहार्द नहीं है, फिर भी तुमने इतनी क्रूरता दिखाई। 6 जूनियर भाई बंद हो गए, एक जूनियर भाई मारा गया और फिर भी तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी कृत्य किसी दानव संप्रदाय की तरह ही निर्दयी है। शिष्य बोलो, क्या तुम दानव संप्रदाय द्वारा भेजा गया एक गुप्त एजेंट हो?
लिन फैन का चेहरा मिट्टी के बर्तन की तरह काला पड़ गया और उसने डांटते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, साफ है कि तुमने उसे मारा है। बहुत खूब, अभी भी बहस कर रहे हो, लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक मैं तुम्हें आत्ममंथन के लिए न ले जाऊं। झो किंग ने ताना मारा। आत्ममंथन शब्द सुनते ही लिन फैन का चेहरा और भी उदास हो गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, झो किंग की विशाल वास्तविक शक्ति फैल गई और लिन फैन को दबा दिया। टकराना। लिन फैन, मानो किसी ने उसे जोर से चोट पहुंचाई हो, तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए। दरार। हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी। लिन फैन समय और गुस्से से भर उठी और डरते हुए उठ खड़ा होना चाहती थी। आप, तुम क्या कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें आज पुलिस स्टेशन नहीं ले गया, तो एक प्रोफाउंड यान संप्रदाय के सदस्य के रूप में मेरी पहचान पर कलंक लगेगा। शिष्य। झो किंग ने थोड़ा सा भौंहे से कुड़ी। क्या वो बूढ़ा आदमी अभी भी अभिनय नहीं कर रहा है? वो वाकई बहुत सहनशील है। अचानक पहले से भी कहीं अधिक शक्तिशाली आभा एक बहती हुई लहर की तरफ फूट पड़ी, जिससे लिन फैन का सिर जमीन पर जोर से टकराया और पत्थर की पटियाएं टूट गईं। इस समय लिन फैन के मन में मौजूद आध्यात्मिक युद्ध के पुजनिया ने आंख भरी और कहा, अपने शरीर और मन को छोड़ दो, मुझे इसे संभालने दो। इस क्रिया के बाद मैं शायद लंबे समय तक बेहोश रहूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। नहीं गुरुजी, यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरा अपराध सिद्ध हो जाएगा। लिन फैन का मन विचलित हो गया और उसने जल्दी से उसे रोक दिया। ये सुनकर आध्यात्मिक युद्ध के आदरणीय ने पूछा, अगर मैं कुछ नहीं करता तो क्या तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद है? तुम कमजोर हो और किसी गुट का समर्थन न होने के कारण चाहे तुमने किसी को मारा हो या नहीं, बलि का पहला मोहरा तुम ही बनोगे। इसके अलावा एक बार जब तुम्हें संप्रदाय में वापस ले जाया गया तो मुझे फिर कभी कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। उस समय तो मैं भी बेनकाब हो जाऊंगा। अभी कुछ करने से उम्मीद की एक किरण बाकी है। लिन फैन चुप रही। स्पिरिट बैटल वेरिएबल एक अवशिष्ट आत्मा थी, एक शक्तिशाली अवशिष्ट आत्मा जो विभिन्न उच्च स्तरीय मार्शल आर्टों में निपुण थी। एक बार जब उसका रहस्य उजागर हो जाता तो कोई भी उसके प्रभाव में आने से नहीं बच पाता। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्पिरिट बैटल वेरिएबल के बाहर बहुत बड़े दुश्मन थे। अगर उनका भेद खुल गया तो उनके लिए यह एक विनाशकारी स्थिति होगी। झो किंग को इसी की उम्मीद थी। यह एक सोची समझी योजना थी। एक पल में लिन फैन ने स्पष्ट रूप से सोचा और कहा, मैं आपको परेशान कर रहा हूं गुरुजी। आत्मा युद्ध के आदरणीय ने सिर हिलाया। अगले ही क्षण लिन फैन से एक भयानक आवाज निकली, जिसने झो किंग की कैद को तोड़ दिया। ये सभी दिशाओं में दबाव डाल रहा था। असंख्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए और वे जमीन पर गिर पड़े। हवा और बादल इस तरह बदल गए मानो आसमान गिर रहा हो। क्या यही विपत्ति का क्षेत्र है? किसी ने हैरानी से कहा, तुम लिन फैन नहीं हो, तुम कौन हो? तुमने मेरे गहन यान संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य पर कब्जा करने की हिम्मत की है। तुम मौत को दाव दे रहे हो। झो किंग को आश्चर्य नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई और उसने तुरंत डांट लगाई। असंख्य लोग झो किंग के साहस से प्रभावित हुए और उन्होंने गुप्त रूप से उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, इस व्यक्ति का साहस सराहनीय है, वही सज्जन दृढ़ और अड़िग व्यक्ति है। मरना। उसकी अनदेखी करते हुए लिन फैन ने फुसफुसाते हुए कहा। एक विशाल हाथ का निशान झो किंग की ओर थप्पड़ की तरह पड़ा। इसके बाद लिन फैन आगे बढ़ी और क्षितिज की ओर उड़ गई। झो किंग को बहुत पसीना आ रहा था, मानो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया हो। जैसे ही वह अपने दिव्य क्षमता क्षेत्र के अनुभव का उपयोग करने की तैयारी कर रहा था, तभी एक जोरदार आवाज सुनाई दी। कितनी हिम्मत है? ऊर्जा की एक लहर फैल गई और दम घुटने वाला विशालकाय हाथ तुरंत गायब हो गया। काली दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी क्षितिज से तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। ये व्यक्ति प्रोफाउंड यान संप्रदाय का एक वरिष्ठ सदस्य था। झो किंग ने राहत की सांस ली और तुरंत कहा, वरिष्ठ, उस लिन फैन पर किसी आत्मा का कब्जा हो गया है और उसने मेरे संप्रदाय के शिष्यों की हत्या कर दी है, उसका पीछा करो। झो किंग की कुछ कहने की आवश्यकता के बिना ही काली दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने तुरंत उसका पीछा किया। इसके अलावा संप्रदाय के और भी वरिष्ठ सदस्य एक के बाद एक प्रकट हुए और लिन फैन का पीछा करने लगे। दिन होस्ट ने डेस्टिनी के नायक लिन फैन को अभूतपूर्व क्षति पहुंचाई है, जिसके लिए 100,000 बिलियन पॉइंट्स का इनाम दिया गया है। अध्याय 10 व्यवस्था से प्रशंसा गुजियो। दिन पता चला है कि होस्ट ने डेस्टिनी प्रोटैगनिस्ट को फंसाने की साजिश रची है, जो खलनायक के घृणित और पाखंडी होने के आदर्श वाक्य की सटीक व्याख्या है। सुपर गिफ्ट पैकेज सक्रिय किया जा रहा है। स्वर्ग श्रेणी प्राप्त की निम्न श्रेणी खेती की तकनीक, शाश्वत नीले रंग की लकड़ी की कलाकृति, मिट्टी से प्राप्त सामग्री, उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट, शैतानी मुट्ठी दबाना, अस्थि मज्जा शुद्धिकरण, गोली मन, खलनायक 10,000, मध्य श्रेणी का आत्मा, पत्थर तारण कंचन। आशा है कि मेजबान कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। झो किंग नाराज हो गई और सीधी-सीधी अपशब्द बोले, नहीं सिस्टम, क्या तुम्हें बोलने की तमीज भी है? नीच और पाखंडी कहने का तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो डेस्टिनी प्रोटैगनिस्ट को आगे बढ़ने में मदद कर रही हूं, ठीक है? देखो डेस्टिनी के नायक की किस्मत कितनी गिर गई है। होस्ट, तुम मुझसे क्या नाटक कर रहे हो? व्यवस्था ने उसकी बात नहीं मानी और तिरस्कारपूर्ण जवाब दिया। झो किंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। इस बार तो लिन फैन को वाकई में उससे कड़ी टक्कर मिली। मूल रूप से पारदर्शी लाल रंग की लकी चमक एकदम फीकी पड़ गई थी। ये बैंगनी रंग का था जिसमें लाल रंग की हल्की सी झलक थी। उसने अनुमान लगाया कि अगर उसने उसे एक बार और दबा दिया तो लिन फैन का भाग्य भी उसी की तरह हो जाएगा। उस समय ये लिन फैन की मृत्यु तिथि होगी। जहां तक लिन फैन को पकड़ने के लिए संप्रदाय पर निर्भर रहने की बात है, उसने इस पर भरोसा नहीं किया था। तुरंत ही झो किंग उस छोटी बच्ची के पास आई। इस समय छोटी बच्ची बेहद भयभीत थी, उसका पतला शरीर नियंत्रित रूप से कांप रहा था। स्पष्टतः अभी हुई लड़ाई ने उसे काफी डरा दिया था। झो किंग को पास आते देख वह थोड़ा पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या तुम ठीक हो? झो किंग नीचे बैठ गई और धीरे से पूछा। झो किंग को कोई परवाह नहीं थी, वांग लियू ने उसे पहले ही छोटी बच्ची की स्थिति के बारे में बता दिया था। तथाकथित कड़ाही को धारण करना, शारीरिक बनावट, रहस्यमय शरीर, उसे सामान की तरह नीलामी के लिए मंच पर रखा गया था। मुझे लगता है कि उसका दिल इस दुनिया से बहुत पहले ही निराश हो चुका था। जब वांग लियू उसे ढूंढने वापस गई तो लिन फैन और लियू जिन्हें अभी भी नीलामी में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, बस उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंत में ये लिन फैन के हाथों में आ जाएगा। झो किंग थोड़ी हैरान थी। तुरंत ही झो किंग की उंगलियों से सच्ची शक्ति का एक अंश निकला और छोटी लड़की के शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे उसे अपनी भावनाओं को स्थिर करने में मदद मिली। एक पल के बाद छोटी बच्ची की भावनाएं स्थिर हो गईं। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, चुपचाप, मानो विचारों में खोई हुई हो। ये देखकर झो किंग ने मन ही मन भरी और सिस्टम से कहा, उससे जुड़ जाओ। 100,000 बिलियन पॉइंट्स की कटौती की जा रही है, बंधन सफल रहा। उसने मन ही मन सोचा, उसके एट्रिब्यूट पैनल को खोलो। नाम, भूशिव, क्षेत्र, नश्वर, भाग्य, सुनहरा, अनुकूलता 10। हम अनुकूलता वास्तव में 10 है, संभावना है। झो किंग की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। उसने अपने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, अब तुम आजाद हो, तुम जहां चाहो जा सकते हो। उसे अभी उस छोटी बच्ची के साथ हुई घटना पर कुछ दया आ रही थी। इसी तरह वह जानता था कि छोटी लड़की साधना करने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन उसका मन बंद था। इसलिए झो किंग ने नखरे दिखाने की योजना बनाई, पहले लड़की का दिल जीता, फिर निवेश किया। मुफ्त, आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं। गुशिवे के मन में झो किंग की महक आवाज लगातार गूंज रही थी। इससे वही पल के लिए स्तब्ध रह गई, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। गुशिवे ने मानो कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। वह अचानक झो किंग की ओर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आवाज कुछ कर्कश थी। क्या आप मुझे साधना सिखा सकते हैं? मैं अपना शरीर आपसे बदल सकता हूं, क्या वह सहमत होगा? लेकिन शरीर के अलावा उसके पास बेचने के लिए और कुछ भी नहीं था। खेती की तकनीक बहुत अनमोल है, उसने इसके बारे में सुना था। उसके पास मिस्टिक बॉडी है और वह इसे जानती भी है, बस ये नहीं जानती कि क्या ये किसी कल्टीवेशन टेक्निक के साथ संतुलन आदान प्रदान कर सकती है। उसने एक बार नीलामी करता से 3 दिन और 3 रात तक मेहनत की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। क्या इस बार यह सफल होगा? गुशिवे ने चिंता से ऊपर देखा और झो किंग की सुंदर चेहरे और कोमल आंखों को निहारा। उसकी खाली आंखों में एक चमक सी जगमगा उठी। बदलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप साधना करना चाहते हैं तो अब से मेरा अनुसरण करें, मैं आपको सिखाऊंगा, पहले उठो। झो किंग ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए गुशिवे को उठने में मदद करने की इच्छा जताई। गुशिवे की धंसी हुई आंखें अंबर की तरह जीवंतता बिखेर रही थी, जो बेहद खूबसूरत थी। उसने झो किंग के उसे उठाने में मदद करने के इरादे को ठुकरा दिया। झो किंग के सामने झुककर प्रणाम किया और उसके फटे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, धन्यवाद। झो किंग ने इस भाव को स्वीकार कर लिया। वो जानता था कि अगर उसने इसे स्वीकार नहीं किया तो छोटी बच्ची नहीं उठेगी। ठीक है, अब तुम उठ सकते हो। झो किंग मुस्कुराया और फिर अपनी सफेद हथेली आगे बढ़ाई। इस बार गुशिवे ने विरोध नहीं किया। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने झो किंग का हाथ पकड़ा और खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही झो किंग ने छोटी बच्ची का हाथ पकड़ा, उसने देखा कि गुशिवे का छोटा हाथ थोड़ा कांप रहा था। मेरा नाम झो किंग है, आगे से आप मुझे सीधे मेरे नाम से बुला सकते हैं या आप मुझे युवा स्वामी कहकर संबोधित कर सकते हैं। झो किंग ने अपना सिर झुकाया, गुशिवे की ओर देखा और उसे कहा, झो किंग। गुशिवे ने मन ही मन झो किंग का नाम बुदबुदाया, फिर सिर उठाकर दबी आवाज में कहा, युवा स्वामी, मेरा नाम गुशिवे है, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। बोलने के बाद उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। झो किंग ने बिना कुछ ज्यादा कहे सिर हिलाया। उसने पश्चिम की ओर बढ़ते सूरज पर एक नजर डाली। वह हसन ने गुशिवे को सीधे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन जमीन पर अभी भी विलाप कर रहे कुछ लोगों को देखकर झो किंग के मन में एक विचार आया, ये पेड़ों की ऊन काटने का अच्छा अवसर है। तुरंत ही उसने छोटी बच्ची को यहीं इंतजार करने के लिए कहा और खुद कुछ कागज की गोलियां खरीदने चला गया। क्या छोटे मालिक मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? गुशिवे का चेहरा मानो टूट पड़ा हो, उसकी आंखें फिर से बेबस और गिड़गिड़ा रही थी।
ऐसा प्रतीत होता था कि उसे डर था कि झो किवियन उसे छोड़ देगा। उसे खुद नहीं पता था कि वह झो किवियन पर इतना भरोसा क्यों करती थी। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि झो किवियन ने नीलामी करता लिन फैंग को हरा दिया था, या शायद इसलिए क्योंकि झो किवियन ने उसे साधना सिखाने का वादा किया था, या शायद इसलिए कि उसने झो किवियन की आंखों में उस तरह का लालच नहीं देखा। झो किवियन को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। अंत में वह खरीदारी करने के लिए उस छोटी बच्ची को अपने साथ ले गया। कायाकल्प की गोली प्रत्येक में 2000 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन। झो किवियन के पास 30,000 से अधिक निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन और 10 मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन थे। उसने कायाकल्प की 10 गोलियां खरीदी। उन्होंने निवेश की जरूरत को पूरा करने की उम्मीद में अन्य विविध चीजें भी खरीदी। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, झो किवियन गुजिये के साथ लौटा। घटनास्थल पर लौटते ही सिस्टम तुरंत सामने आ गया। दिन नीले लक्ष्यों की निवेश आवश्यकताओं का पता चला है। उन्हें कायाकल्प की गोलियां निवेश करने से 1000 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन और 1 वर्ष की साधना प्राप्त हो सकती है। क्या आप निवेश को बांधना चाहते हैं? दिन नीले लक्ष्यों की निवेश आवश्यकताओं का पता चला। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सिस्टम की आंतरिक आवाज लगातार 6 बार गूंजी। झो किवियन मन ही मन थोड़ी खुश थी। प्रणाली उन सबको बांध दो। 600 विलियन पॉइंट्स काटे जा रहे हैं। बंधन सफल रहा। तुरंत ही उसने एक-एक करके इन शिष्यों को कायाकल्प की गोलियां खिला दी। दिन निवेश सफल रहा। 6000 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने और 6 वर्षों की खेती के लिए मेजबान को बधाई। कायाकल्प की गोलियां चोटों को ठीक कर सकती हैं। हालांकि वे मांस और हड्डियों को फिर से उगाने की क्षमता तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन उनकी प्रभावकारिता भी बहुत शक्तिशाली है। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। वे कुछ लोग रोना बंद कर दिए। उन्होंने कृतज्ञता भरे भावों से झो किवियन की ओर देखा और एक-एक करके कहा, हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सीनियर ब्रदर। भविष्य में अगर कोई आदेश आया तो हम बिना किसी झिझक के अपनी जान दे देंगे। मेरा नाम ली मिंग है। मेरा नाम ल्यूसी है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भविष्य में यदि वरिष्ठ भाई को कोई परेशानी हो तो बस वही संप्रदाय में आकर हमसे संपर्क करें। हम निश्चित रूप से वरिष्ठ भाई की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या मैं सीनियर ब्रदर का नाम पूछ सकता हूं? बात करते करते उन्होंने अपने पास मौजूद कुछ निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन निकाल लिए। कुल मिलाकर 2000 से अधिक दस्तावेज थे जिन्हें उन्होंने झो किवियन को सौंप दिया। कायाकल्प की गोलियां बहुत कीमती होती हैं, जिनकी कीमत 2000 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन के बराबर होती है। इनके वार्षिक संवर्धन संसाधन भी केवल इतने ही होते हैं। एक अजनबी झो किवियन वास्तव में उन्हें कायाकल्प की गोलियां देने को तैयार थी। इसके अलावा उनकी चोटें बेहद गंभीर थीं। अगर समय पर इलाज न किया जाता तो उनका जीवन लगभग बर्बाद हो जाता। ये कहा जा सकता है कि झो किवियन उनकी पुनर्जन्मित माता-पिता थी। इसलिए उन्होंने तहे दिल से झो किवियन को धन्यवाद दिया। झो किवियन ने संकोच नहीं किया, स्पिरिट स्टोन लिया और अपना नाम बताया। तुरंत ही उन्होंने गर्मजोशी से कहा, छोटे भाइयों, मैं पहले चलता हूं। जब बाद में पुलिस स्टेशन से लोग आएं तो मुझे उम्मीद है कि आप लिन फैंग की भूत प्रेत से ग्रसित होने के मामले की सच्चाई से रिपोर्ट करेंगे। हमारी प्रोफाउंड यांग संप्रदाय में ऐसी घटना घटित होना वास्तव में शर्मनाक है। झो किवियन का दिल टूट गया था। हम निश्चित रूप से करेंगे। कुछ ही लोगों ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये देखकर झो किवियन ने संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी। उसने आसपास मौजूद भीड़ पर नजर घुमाई और जोर से कहा, आज मेरे छोटे भाई लिन फैंग पर शैतान का साया था। उस शैतान के साए को दबाने के लिए मैंने आपकी काफी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। बाद में जब संप्रदाय का कानून प्रवर्तन कार्यालय आएगा तो मैं आप सभी को पूरा मुआवजा दूंगा। अमर गुरु झो, कृपया बुरा न माने। शैतान की मुखिया को दबाने में योगदान देना हमारे लिए सम्मान की बात है। अमर गुरु झो, कृपया स्वयं को दोष न दें। यदि कोई दोष है तो वह केवल लिन फैंग के अस्थिर मन का है, जिसने शैतान की मुखिया को खामी का फायदा उठाने दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आसपास के लोग जल्दी से उसे सांत्वना देने लगे। वे सभी झो किवियन की बुराई से घृणा करने और निडर होने के गुण से प्रभावित थे। उसके बगल में खड़ी गुजियों ने चुपके से सूर्यास्त की रोशनी में नहाए हुए झो किवियन के चेहरे को देखा। वह थोड़ी स्तब्ध थी और मन ही मन बुदबुदाई, युवा स्वामी सचमुच एक अच्छे इंसान है। चल दर। झो किवियन की कोमल आवाज सुनाई दी, जिसने गुजियों के विचारों की श्रृंखला को बाधित कर दिया। रास्ते में वह मूल रूप से सीधे संप्रदाय में वापस लौटना चाहता था, लेकिन गुजियों के पेट की गड़गड़ाहट की आवाज से यह बातचीत बाधित हो गई। झो किवियन ने अपना माथा पीट लिया। उसे अभी याद आया कि गुजियो अभी भी एक नश्वर प्राणी है और उसे ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता है। उसने शर्मिंदा गुजियो को जल्दी से खाना खिलाया। इस दौरान गुजियो की लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई और अब यह 51वें स्थान पर है। रास्ते में उसने गुजियो के लिए कपड़ों के कुछ सेट खरीदे। वे शाम को ही संप्रदाय में लौटे। अध्याय